भाई मेरा वाला पेन ढूंढियो तो, ब्लैक वाला। हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। एक बार देखिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आप सभी को क्या मेरी आवाज आ रही है? जय जय ज्वाला की भैया, जय ज्वाला की, जय ज्वाला की, जय जय ज्वाला की। क्या हाल चाल है? तबीयत पानी जिंदगी ठीक चल रही है आप सभी की? तो आप सभी का स्वागत कर रहे हैं इस बेहतरीन से बैच प्रयास 2.0 में, जिसको हम ज्वाला बैच बोलते हैं। और शायद आपके एफर्ट की वजह से यह सिलेक्शन बैच में कन्वर्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप बताएंगे कि जो मेरा मानना है वो क्या सही है या गलत है। भाई अलक पांडे जय ज्वाला की, इसमें भैया अलक पांडे नाम का भी कोई है क्या? ओके ओके, चलिए चलिए भैया। हाँ, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? चलो इस पे भी बातचीत कर ही देते हैं, जब आपने आदेश दे ही दिया है। लेक्चर नंबर 6 आज ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है जी। ये लास्ट लेक्चर है जहां पर हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के बारे में बातचीत करेंगे। बेसिकली इसकी बेसिक बातें आपको आती हैं, लेकिन आज पूरा यूजेस वगैरह पढ़ने हैं, है ना। बात वैसे भी मैं आपको बता दूं 7 लेक्चर्स में शायद टोटल खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर मिला करके। शायद अगले में 6 लेक्चर और लगे, अदरवाइज 5 लेक्चर मान के चलिए, तो टोटल 6 लेक्चर हो सकता है इसको ले करके, इंक्लूड करके, ठीक है जी। तो चलो हम 7 लिख लेते हैं, हम कम ना लिखते हैं। हाँ, नहीं तो कहीं नहीं हो पाया तो हमारे पीछे नहीं पड़ना है भैया। हाँ, तो 7 लेक्चर की पूरी कहानी। और ये बता दूं अब 7 लेक्चर भैया ज्यादातर मेमोरी बेस्ड होगा, है ना। अब तक हमने जो समझना था, समझाना था, बहुत हद तक पूरी कोशिशें करी हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। मेमोरी बेस्ड लर्निंग हम होगी। अब आपको खोपड़ियों को थोड़ा सा तकलीफ तो मिलेगा, देखो प्यारे, थोड़ा सा तकलीफ तो मिलेगा, ठीक। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपना पूरा एफर्ट लगा करके चीजों को एक हद तक क्लास में याद कराने में आपकी हेल्प कर पाऊं, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो याद तो करना पड़ेगा। कलर में जैसे मान लो मैं सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा, उस सॉल्ट एनालिसिस में आपको मतलब मैं क्या कर सकता हूं, आपको ट्रिक बता सकता हूं, कलर के याद करने के तरीके बता सकता हूं, कई बार रिवाइज करा के क्लास में याद करा सकता हूं, उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊं, ताकि वो एटीट्यूड डेवलप हो जाए करते 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 कि यार अब हमसे ये चैप्टर बनने लग गया। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि ये 7 लेक्चर्स जो आप पढ़ोगे, इससे बहुत नंबर मिलने वाले हैं आपको। और डायरेक्ट देख करके 10-10 सेकंड में क्वेश्चंस के जवाब फेंक के मारोगे, क्योंकि ये आपकी मेमोरी में सेट होगा, ठीक है जी। ये 7 लेक्चर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। 10 सेकंड में क्वेश्चन कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। इसको छोड़ के नहीं जाना है कि अरे सर याद करने वाला, सर हमको याद नहीं होता। याद होता है, आप लगे रहेंगे तो याद कराने में मैं हेल्प कर पाऊंगा। नहीं लगे रहेंगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना जी। आप आज से मैदान छोड़ के भाग जाइए कि सर आज से तो आपने कह दिया है कि मेमोरी बेस्ड है। समझ रहे प्यारे? तो इसलिए कह रहा हूं कि नेक्स्ट 7 लेक्चर्स केवल कायदे से सुनो, जितना याद हो सके क्लास में अच्छी बात है। नहीं याद हो तो भैया रिवीजन के थ्रू ही याद होगा। कम से कम उसको 2 से 3 बार खुद पढ़ना पड़ेगा इन 7 लेक्चर्स को। अब तक का जो हमने पढ़ा है उसमें केवल एक बार भी कायदे से आपने पढ़ लिया एक आज संडे लगा के तो काम निपट जाएगा। ये मैं जानता हूं, उनसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। बट इनमें कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। मैं जितना एफर्ट होगा लगाने को तैयार हूं, लेकिन छोड़ के मत भागना भाई। दावा है कि इससे नंबर्स आपको जल्दी मिलते हैं, ठीक है जी। मैं अपना पेन लेकर के आता हूं, तब तक भाई साहब पेन दोगे नहीं क्या? ढूंढो भाई, ढूंढ के ले आओ। आज इन्होंने हमारा पेन गायब कर दिया है, आज उंगलियों से लिखना पड़ेगा लगता है। समरी लेक्चर दे दीजिए, अपलोड करवा देता हूं। मैंने पहले जो बना रखा है वो आपको अपलोडेड मिलेगा वैसे लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर। कोई बात नहीं, वही वीडियो उठा के हम यहां डलवाएंगे। सेम कंटेंट पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना उसमें बताया गया है। अगर आपको समरी चाहिए तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप पहले डिटेल में यहां सीखिए। सीखने के बाद इसका जो नोट्स मैंने आपको बनवाया है, अगर आपने बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो कम से कम जो नोट्स है उनके क्वेश्चंस को, उनके थियरीज को यहीं क्लिक करो, देखो, पढ़ो, यहीं याद कर जाओ। यही एक तरीका हो सकता है उसको बेहतर करने के लिए।
ठीक है जी। चलिए और बताइए, फिर आगे शुरू करा जाए। 7 लेक्चर के बाद, जी जनाब, 7 लेक्चर के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल 7 लेक्चर्स की अभी बची हुई है। हाँ, जो और पोर्शन है जैसे कि एस ब्लॉक, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर देखें भैया, जैसे एस ब्लॉक हो गया, आगे चल के आप पढ़ेंगे मेटलर्जी, ठीक है जी। और कौन है भाई साहब, एस ब्लॉक, मेटलर्जी एंड हाइड्रोजन जो चैप्टर है, हाइड्रोजन जो चैप्टर है, इन चैप्टर्स को हम जो है जेई मेंस 1 के बाद सीखेंगे। इनको हम जेई मेंस के 1 के बाद सीखेंगे। और इतना तो मैंने लिखा है, साथ साथ मैं आपको बता दूं, पी ब्लॉक में भी अभी जेई एडवांस पढ़ाऊंगा, सॉल्ट एनालिसिस में थोड़ा और पढ़ाया जाएगा, है ना, जब जेई एडवांस की बारी होगी। तो सही बताऊं तो अच्छा खासा बाकी है अभी, ये करीब करीब 25 लेक्चर का मटेरियल है, 20 से 25 लेक्चर, 20 लेक्चर का मटेरियल होगा जो आफ्टर जेई मींस 1 हम करवाएंगे। ठीक है जी। चलिए तो आज की बात शुरू कर लेते हैं। तो फिलहाल इतना समझ में आया कि 7 लेक्चर में कहानी हमें खत्म करनी है। चलो चलो चलो, अब देखो भैया, आपका फिजिकल भी खत्म, इनऑर्गेनिक तो 7 दिन में खत्म। अब ऑर्गेनिक पे स्पीड आ सकती है और तेजी से चलेंगे वो। ठीक, चलिए यहां टेम्पलेट ऑफ कर देता हूं, नहीं तो ये नौटंकी मनुष्य जो हैं, नहीं कहां से करते हैं जी, यही है ना, ये है टेम्पलेट, टेम्पलेट ऑफ हो गया। चलिए चलिए, सॉल्ट एनालिसिस में क्या रहता है, सारे टेस्ट रहते हैं, टेस्ट पढ़ने होते हैं, कलर के कलर पढ़ने होते हैं। हाँ, जो हमने पढ़ा हुआ है ना, आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें तो सेम दिखेंगी, बहुत अलग सा नहीं हो जाएगा। जो हमने पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पी ब्लॉक में, वही सब होगा, लेकिन एक पैटर्न है उसका, उस पैटर्न में हमें सीखना पड़ता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है जी। लैंथेनाइड्स को कल मैंने बोला था कि पढ़ लिख करके आएंगे, कितने लोग पढ़ लिख करके आए हैं? कल ही मैंने बता दिया था कि बताओ लैंथनम का क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। जेनॉन, इसके बाद हम क्या लिखेंगे बोलो? हम लिखते हैं 5D1 6S2, ये तो हो गया लैंथनम का। लैंथनम के बाद कौन आता है? सीरियम। सीरियम जो है 4F सीरीज का पहला मेंबर है, इसलिए 4F1 5D1 6S2 लिखा जाएगा। ये तो कॉपी पेस्ट है, खाली भर क्या है, 4F1 हमने ऐड किया। सीरियम के बाद 7वें नंबर पर आता है गैडोलिनियम। 7वें नंबर पर होने की वजह से आप क्या लिखेंगे? 4F7 लिखेंगे, 5D1 लिखेंगे, 6S2 लिखेंगे। गैडोलिनियम। लास्ट में कौन आता है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो। तो यहां पर होगा LU। LU से अगर हम देखें तो आता है यहां पर ल्यूटेशियम का जेनॉन, 4F14 5D1 6S2। इसमें कोई समस्या नहीं है, ज्यादातर यहीं आकर के बच्चे फंसते हैं। ठीक, चलिए 7 दिन के बाद 3 क्लासेस होंगी, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आरजे सर क्लास लें, या देखना पड़ेगा क्या हो सकता है, वो लोग उन पे डिपेंड करता है जिनके अभी थोड़े ऐसे हैं कि भैया उनको लेक्चर्स मिल जाए तो शायद वो पेस अच्छा कर पाए, जल्दी वो भी कोर्सेस अपना खत्म कर पाएंगे। वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि दिसंबर के महीने में आपको 3 क्लासेस मिले या तो ना के बराबर क्लासेस मिले, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ना बचा हुआ हो। ऐसा ना हो कि पूरा दिसंबर पढ़े जा रहे हो, 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक कोशिश हो सबकी कि 20 दिसंबर तक कोशिश करके खत्म कर दे तो ज्यादा फायदेमंद होगा आपका। ठीक, चलिए यहां पर देखें, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, तो सीने पर अगर मैं पूछूं तो क्या लिखोगे? लिखोगे जेनॉन। हमने बोला था कि ये जो 5D1 है वो सिर्फ 3 जगह दिखाई देगा, पहले 7वें और 14वें नंबर पर। अच्छा जी, अगले वाले में हम क्या लिखेंगे? 4F, लेकिन कितना भरेंगे? इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें डालो तो ये F2 हो गया, लेकिन नीचे आ रहे हो तो एक और बढ़ाओगे तो ये F3 हो जाता है, 6S2 हो जाता है। एक आपको ये आना चाहिए। गैडोलिनियम के जस्ट पहले क्या आएगा उसका नाम बताइए? गैडोलिनियम के वाले के पहले नाम बताइए क्या होगा? हम कहें सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, यूं, तो ये हो गया EU। बस ये आपको ऐसा ही लिखना आना चाहिए जैसा मैं बता रहा हूं। तो प्यारे यहां 5D1 नहीं आएगा, तो 5D1 नहीं आएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, तो ऊपर चले आए आप, बाकी इसको हटा दो, 6S2। क्या कहते हो? यूं गदगद तब TB हो जाएगा। ऐसे लिखने का ये तरीका है भाई, खोपड़ी में बातें टिक जाएंगी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनियो, यहां पे 5D1 आगे आ नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें डालो, कितना हो गया? 8, एक और बढ़ा दो तो हो गया 9, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो। अच्छा जी, ल्यूटेशियम के जस्ट पहले कौन आएगा बोलो? यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी
लो वाई बी होगा क्या भाई, वाई बी में हम क्या लिखेंगे, जेनॉन, फिर बताओ क्या लिखें, 4F14 लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 5D1 लिखना नहीं था। एकदम आसान है, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें याद हो चुका है बहुत आसानी से। अब देखो भैया, एक खाली लिख के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, सच मानो को इनमें कुछ है नहीं, ये आपकी खोपड़ी में टिक जाएगा, इसमें कतई तकलीफ नहीं आती। लैंथेनाइड एक्चुअली आसान है, बट एक काम करना, इनके नाम 5-6 बार पढ़ना, जैसे सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, ये प्रेम है जो रेडियो एक्टिव है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिविटी दिखाता है, बाकी लोग कोई भी इसमें से रेडियो एक्टिव होता ही नहीं है, हम एक ही बना पाए हैं, दैट इज प्रोमीथियम। ऐसे एक खोपड़ी में टिकाना शुरू करो, इनके नाम पढ़ना, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ठीक है जी, ये नाम कम से कम 3 से 4 बार बोलने पड़ेंगे, याद हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है जी। आइए ये लाइन देखिए क्या लिखा है, इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ऑब्वियसली भाई एक तरफ से स्मूथ तो नहीं भर रहे ना, इरेगुलरिटीज आने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ऑब्वियसली एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज्यादातर बवाल कहां दिख रहा है, या तो यहां F7 पे है, तो ये कह रहे हैं जहां हाफ फील्ड आता है, या F0, यहां पे देखिए आपको मिलेगा, ये कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ F0, F7 या F14 के टाइम पर आपको ये बकवास देखने को मिलती है, जो ये टेढ़ा मेढ़ा कार्यक्रम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये वहीं देखने को मिलती है, बस कहानी खत्म, इतनी छोटी सी बात है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। प्रेम क्या है भैया, बहुत खतरनाक चीज है, अभी तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि इस प्रेम से दूर रहना है भैया। प्रोमीथियम क्या है, खतरनाक है भैया, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव मटेरियल, इस तरीके से आपके दिमाग में चढ़ेगा, याद हो जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस लक्ष्य जेई के यूट्यूब चैनल से कर लिया था, वो इनफ है, लेकिन उसमें यहां प्रैक्टिस करवाऊंगा, एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखो एडवांस का क्वेश्चन करने से फायदा क्या होता है, एक तुम थोड़ा सीखो इस बात को, एडवांस का क्वेश्चन करने से अगर आपको मेंस भी निकालना, सिर्फ आपका मेंस टारगेट है, तब भी बता रहा हूं क्या होता है फायदा एडवांस का। एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं निश्चित रूप से वो सही तरीके से सोचकर डिजाइन किए जाते हैं, फिर मेंस वाले उसी का छोटा छोटा हिस्सा बना बनाकर अगले अपने अपने पैटर्न्स में पूछते रहते हैं, ये सच्चाई है, ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इसलिए उस क्वेश्चंस को करने में पहली बात तो आपकी मेंटल एबिलिटी ग्रो होती है, और वो बहुत बेहतर चीज है, इसीलिए करवाता हूं कि ताकि जिस बच्चे को मेंस लेवल ही जाना है सिर्फ, तब भी वो अटेम्प्ट कर ले, समझ में आया। तो और वो क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा, मौजूद रहोगे, याद हो जाएगा। जैसे मान लो जिस बच्चे ने ये बोला कि सर हम मान लो जिस बच्चे ने ये बोला कि सर हमारा सॉल्ट एनालिसिस यूट्यूब से हो जाएगा, देखो हो तो जाएगा, बट तुम्हें याद हुआ क्या, क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो क्या, वो एबिलिटी क्लास में बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि आपको धीरे धीरे स्लो करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए जीओसी पढ़ाओ अबे यार, अरे जीओसी पढ़ाऊंगा 14 तारीख को, यहां कैसे पढ़ाऊंगा। नहीं, ओम पांडे बहुत अच्छे से हो रही पढ़ाई, अलग सर सेइंग प्रेम क्या होता है, अलग सर ने प्रेम नहीं किया हुआ है, क्या बात कर रहे हो बेटा, हैं। चलो बस यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आपको, चलो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मैं आपको दे देता हूं, इन्होंने क्या पूछा है, अच्छा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम मत देना भैया, तुरंत तुरंत करके देखो, चलियो 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 चलियो, क्या लिखा है, यहां लिखा हाफ फील्ड, कृपया ध्यान दें, हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल्स कहां पर देखने को मिलेगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो। वैसे तुम्हें याद हो तो कल जो है 11 तारीख था, और 11 तारीख को कुछ सिंगल्स डे करके मनाते हैं, वो सब आपके दिन थे, शायद आपने कल मनाया होगा, है ना जी। हाँ आइए बताइए बताइए, अरे ये तो बहुत आसान है प्यारे, ये तो अभी पढ़ाया, अभी जस्ट क्वेश्चन देने से पहले मैंने ये चीज करवाई हुई। हाँ भीड़ भैया, भीड़ तो देखो भैया, इस मौके पर आते आते भीड़ फरार होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये होता ही है, हर साल ऐसा होता है, जो टिका रहता है, मैं हर बार वो लाइन बोलता हूं कि आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है मैंने सृष्टि के संविधान से, ये नेचर का रूल है प्यारे, जो टिकता है जो रगड़ता है, जीतने के चांस उसी के ज्यादा हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि उन 7 लेक्चर्स में जो लोग भागेंगे उनके नंबर बहुत तेजी से घटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन 7 लेक्चर से एक्चुअली सवाल आएंगे, और वो देखते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करने वाली एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप होगी। मैं सच बता रहा हूं, क्वेश्चन देखा जवाब मार के आगे बढ़ जाओगे, टाइम नहीं लगता, ठीक है ना प्यारे। हाँ तो इस समय भागना नहीं है, यही वो वक्त है जब लड़ना है, जीतने के चांसेस सिर्फ इसी वक्त में छुपे हुए,
कैसे कहोगे भैया बताओ, क्या जवाब बता रहे हो भाई? अरे अरे अरे, जवाब तो बताओ मेरे प्यारे। यहां पर क्या आएगा, कैसे याद करा था हमने, बोलो बोलो जल्दी। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, हाफ फील्ड मिलने का चांस सिर्फ इन्हीं दो जगहों पर है। यूं गदगद, और कहीं मिलने का चांस है क्या? नहीं है। तो बीड़ी बंडल जीतती हुई दिख रही है, यहां पर बीड़ी बंडल जीत चुका है। ठीक है ना प्यारे? तो बीड़ी बंडल का ऑप्शन कौन सा है? सी। अरे सही चुना है भाई, सी ऑप्शन इनके लिए। ओ भाई साहब 85%, चलो जागृत है लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं भाई। जे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 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 के लिए चलो दे दिया 45 सेकंड। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। चलिए सब लोग बताएंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमने पहले भी निकाला हुआ, क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। ये होता है क्या भाई? ज्ञान रंजन जी, कोशिश करूंगा क्लास में ही याद करा दूं सॉल्ट एनालिसिस को, क्लास में याद कराने की कोशिश करूंगा। बट उसके लिए प्यारे एक ही चीज हो सकती है कि आप खुद पढ़ करके आए साथ साथ, तभी होगा, नहीं तो ये कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए बोलो बोलो बोलो। यहां पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका बताना है? गैडोलीनियम 3+। तो भैया जी एक बार बताइए, गैडोलीनियम, अच्छा एक बात चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे डिस्कस कर ले, फिर इस पर आता हूं। एक चीज देखना, जो सीरियम 3+ है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 आएगा? क्या उसके साथ कुछ आएगा? बोलो। सीने पर पे +3 करो, बताओ क्या मैं सही लिख रहा हूं? 4f2 आएगा। इसी तरीके से नंबर के हिसाब से खाली चल लो, सीने पर नदियां ND 3+, सीने पर नदियां में क्या होगा? 4f3। तो आप देखोगे केवल नंबरिंग के हिसाब से F1 F2 F3 करते जाओ जब 3+ होगा, क्योंकि भैया जो 5D वाला इलेक्ट्रॉन है और 6s वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकलता जाएगा, जो बचा खुचा होगा वो यही कार्यक्रम हो सकता है। क्या कहते हो, मैंने सही लिखा है क्या? इसी तरीके से अगर मैं गैडोलीनियम की बात करूं, किसकी बात करूं? गैडोलीनियम। गैडोलीनियम कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। तो 3+ ऑब्वियसली कैसा मिलेगा? ये 4f7 मिलेगा। वैसे तुम्हें गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इसमें दो राय नहीं, हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई बताओ? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, लेकिन 7 में होता है 5d1 में 1, 6s में कितने होते हैं? 2। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? जब भी मैटर 3+ वाला होगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी 3+ वाला मैटर पूछे तो इसका मतलब है सीधा F1 से लेकर के F14 तक सीधा सीधा छाप दो। बहुत आसान बात यह है। इतनी बात ठीक है? ओके ओके, मामला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं F7, अब आप बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 है। F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, 7 ऑर्बिटल्स टोटल होते हैं। क्या कहते हो प्यारे? 7 ऑर्बिटल्स टोटल होते हैं। क्या कहोगे भैया? 7 ऑर्बिटल्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर दो। कितने भर दिए जी? एक एक करके। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अगर अनपेयर्ड 7 आ गए तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और 7 है तो 0.9 के आसपास निश्चित रूप से आएगा। ठीक है जी, बोर मैग्नेटॉन। जवाब मिल चुका होगा। जवाब कौन सा है? बी ऑप्शन सही है। चलिए बी ऑप्शन सही होता हुआ केवल 63% लोगों का। अच्छा जी, टाइम दिया था 45 सेकंड, यानी ये वाली बात खोपड़ी में गई क्या कि 3+ में हमेशा आप केवल F1 से लेकर F14 तक सिंपल सा लिख दीजिए, चिंता की बात नहीं है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए भाई। मैंने इस चैप्टर में जो आपका DNA ब्लॉक है बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए जो क्लास में करवाए गए हैं, वही पेपर में आपको देखना दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि हाँ भैया सेम चीज दिखाई दे रही है। ठीक है जी, करिए करिए। चलिए क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम क्या है? बाईवैलेंट यूरोपियम, ये मैंने बेवकूफों क्लास आपको कल होमवर्क दिया था। तो प्यारे जब होमवर्क करके नहीं आओगे तकलीफ तो होगी ना भाई। तुम्हें मजे भी चाहिए, काम तो करना नहीं है। यूरोपियम मतलब क्या होता है? EU, EU का 2+। ठीक है जी। ट्राईवैलेंट सीरियम का मतलब है सीरियम की खोपड़ी पर +3।
+3 वाला आपको पता चल चुका है पहला मेंबर है, तो 4f1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहो तो पूरा लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं यूरोपियम का लिखूं तो बोलो यूरोपियम कहां आता है? यूं गदगद तब्दील हो गया, निश्चित रूप से क्या लिखोगे, यहां 6th नंबर पर है, लेकिन यहां पर क्या आता है 4f7 और साथ में 6s2। यहां 5d1 तो होता नहीं। अगर यूरोपियम ये है तो इसका बताओ 2+ मतलब 6s से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बचा भैया, जेनॉन बचेगा, 4f7 बचेगा। देख रहे हो कितना आसानी से याद हो रहा है। लैंथेनाइड तो एक्चुअली तकलीफ नहीं देता, एक्टिनाइड में प्रॉब्लम होती है ना। ये इसमें तकलीफ है नहीं, इसके सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओगे। कौन सा क्वेश्चन है, जवाब है, सॉरी भाई 77.3। चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया है, कम से कम दिमाग तो लगाया कुछ। चलियो आगे चलते हैं जी। डाउट, अबे का डाउट है जी तुम्हारा, का डाउट है? 1 मिनट रुको, पहले मैं क्वेश्चन खोल देता हूं नेक्स्ट, फिर देखते हैं आपका डाउट। ओह, ऑक्सीडेशन स्टेट पे बातचीत करनी है, चलो उस पर आता हूँ, डाउट देख ही लेता हूँ। रिसेंट डाउट के 7 लेक्चर्स के बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जी अंजलि जी, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, इनऑर्गेनिक का पोर्शन खत्म हो जाएगा। बट हो सकता है अगर आपको ये लगे कि सर हमें कुछ और क्वेश्चंस करवाइएगा, रिवीजन करना है, वैसे रिवीजन तो मैंने सच बताऊं करा रखा है। मैं सारी वीडियो चाहोगे तो बैच में अपलोड करा दूंगा, ताकि आप यहीं पे सही तरीके से देख पाएं, और उतना पढ़ लिया तो काम बन जाएगा। और केवल कॉपी और ये मतलब जो मैंने बनाया पढ़ाया सिर्फ यही फॉलो करके जाना, एक्स्ट्रा कहीं से मत पढ़ने जाना कुछ भी, वक्त की बर्बादी होगी, सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। ठीक है जी। सर विदाउट डी ब्लॉक कैन वी स्टडी सॉल्ट एनालिसिस? नहीं, बिना डी ब्लॉक को पढ़े हुए सॉल्ट एनालिसिस पढ़ने मत जाना, नहीं तो सब कुछ तुम्हें यह दिखेगा कि तुम तो यार रट रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है ना, K2Cr2O7 KMnO4 ज्यादातर यही लोग यूज होते हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दिखाई देंगे, तब आपको तकलीफ होगी। एक तो पी ब्लॉक भी ना पढ़े मत आना, पी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक पढ़ करके ही सॉल्ट एनालिसिस में उतरना है, हाँ नहीं तो दिक्कत आएगी। वो है चैप्टर ऐसा अजीब सा, एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस कोई एक चैप्टर नहीं है, वो मिक्स चैप्टर है, मतलब सबको मिला दिया, ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी मिला दो, मर्ज कर दो, तब जाके तैयार होता है सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है जी। सर आई डोंट हैव एनी टाइम टू मेक शॉर्ट नोट्स, सो वी कैन बाई शॉर्ट नोट्स ऑनलाइन। नहीं, फालतू बातें मत करो, कोई रिवीजन कोई भी चीज ये रिलेवेंट नहीं होती। ठीक है, या तो किसी टीचर ने कायदे से बनाई हो तब तो बात बनती है, और जो यही बात है, या तो कोई पब्लिकेशन वाले छापते हैं तो उतना केयर ऑब्वियसली नहीं कर सकते। जैसे टीचर के नाम से मान लो मैं लिख रहा हूँ किताब, तो मैं अगर एज अ टीचर 9 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं उसमें डालूंगा। लेकिन जब कोई 10 लोगों की टीम लिखती है तो फिर वो गुड़ गोबर हो जाता है मामला, तो ऐसी कुछ करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इनका बर्थडे आशीर्वाद मत दीजिएगा लिखा हुआ है, आप क्या लिखा है, सर आज मेरा बर्थडे है, आप उन्हें आशीर्वाद मत दीजिएगा। वाह, ये क्या बात हुई, चलिए अच्छी बात है। ऑर्गेनिक नहीं कर पा रहा हूं, अरे भाई कैसे भाई, मंजिल 3 से कर सकते हो, इनफ होती है। सच तो ये है कि ये सच में मंजिल इनफ होती है। आऊंगा पढ़ाने, देख लियो, समझ में आ जाएगा, लेकिन यहीं सीखो यार, बैच में लिया है तुमने, बैच से भागोगे क्या तुम? जेई मीन्स 1 से पहले पहले होगा या बाद में? अरे सॉल्ट एनालिसिस तभी तो 7 लेक्चर्स बोले हैं प्यारे, 7 लेक्चर्स के अंदर ही आ रहा है, 7 लेक्चर्स के अंदर ही आ रहा है। चलो खत्म करते हैं ना, तो यहीं रह जाएगा ये। देखो भैया, लैंथेनाइड जितने भी हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड दोनों के अंदर आपको दिखेगा ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कितना? जनरली ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और +3 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, वो बहुत आसान होता है। सीरियम में F1 है तो उसके नीचे F2 ऐसे लेकर के 14 में F14 करके आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो अब अगला देखेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये क्वेश्चन आता है। देखो +3 वाला तो आसान है यार, इसमें क्या ही है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का +3 होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो याद नहीं कर दी तुमने। या ये देखो, ये है मेन बात। देख मेरे प्यारे, YB जो होता है, YB का जो 2+ है, ध्यान से सुनना, और EU का जो 2+ है, ठीक, ये दोनों को कहा जा रहा है तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो। अब तुम्हें याद नहीं करना है, बेसिक सेंस की बात है। हमने कहा कि ये जनरली किस में रहते हैं, +3 में। लैंथेनाइड सारे +3 में जनरली दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भाई साहब लोग एक्चुअली क्या होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में सब लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे तो बताइए क्या होगा। मतलब ये प्रोसेस अपने आप से करते हैं, ये खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब एक बात बताओ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तक जाता है, उसको मैं क्या कहूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट ही तो कहूंगा।
उसको मैं क्या कहूंगा प्यारे, रिड्यूसिंग एजेंट कहूंगा। तो इसलिए ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ये देखो कितना आसान सी बात है कि सीरियम जो +4 है एंड टीबी +4 है, हमें ये पता है कि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो कॉमन तक सबको वापस आना है। दोबारा सुनना प्यारे, कॉमन तक तो सबको वापस आना ही पड़ेगा। तो अगर कॉमन तक आ रहे हैं, विवेक जी धन्यवाद, इधर देखिएगा, टीबी की अगर बात करें तो टीबी पर ये हो जाएगा +3, है ना। तो मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये खुद का क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। तो ये भाई साहब लोग क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ इतनी भारी भारी अंग्रेजी लिखी है कुछ नहीं। देखो अंग्रेजी पढ़ो प्यारे, YB2+N, ये भाई साहब लोगों कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों कहा जा रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों, बिकॉज दे कन्वर्ट इटसेल्फ टू कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, है ना। मजेदार, बहुत आसान है भाई, है ना। एक्चुअली लैंथेनाइड में उतनी तकलीफ नहीं है अभी। ये देखो क्या, E0 वैल्यू फॉर सीरियम 4+ थ्रू 3+ इज दिस। अब एक बात बताओ, अगर ये प्यारे ध्यान सुनना, अगर इनका E0 वैल्यू पॉजिटिव है, 4+ से 3+ जाने की बात हो रही है, 4+ से 3+ जाने की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं कि इसकी जो E0 वैल्यू आती है दैट इज पॉजिटिव 1.74, ठीक है जी, 1.74 वोल्ट। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या करता है, अरे बोलना, जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या करता है, अगर रिडक्शन के हिसाब से देखें, मतलब वो इस रिडक्शन को फेवर करता है। ऑब्वियस सी बात है, इस रिडक्शन को फेवर करता। क्या बड़ी बात बताई, ऊपर पहले ही मैंने बता दिया था। ओके सर, ओसी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं क्या? मैंने कहा इनऑर्गेनिक खड़ा पढ़ाई है गधे। इतनी मेहनत लगाई है, मैंने कल भी बताया था कि इनऑर्गेनिक पढ़ाने में ज्यादा एनर्जी लगती है मेरी, बहुत ज्यादा सोच समझ के आना पड़ता है कि क्या बोलूंगा कि जल्दी से समझ जाएगा ये बालक। ऑर्गेनिक तो बहुत स्मूथ होता है, एक्चुअली बहुत स्मूथ होता है, आराम से खोपड़ी में जाती है वो बातें। इनऑर्गेनिक में थोड़ा टेढ़ापन है भाई। जब आ जाओ देखते हैं भैया, यहाँ पे क्या है, सीरियम 4+ कैन ऑक्सीडाइज वाटर। तो ये कह रहे हैं कि देखो ये वाटर को भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये H2O को O2 में कन्वर्ट करते हैं, ये बात सही है। लेकिन जैसे तुम्हें पढ़ाया था, अब ये एक लाइन सुनना, ये लाइन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बट दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। वो कह रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट काइनेटिकली फेवर्ड, मतलब ये स्लो चलती है, इसकी काइनेटिक्स बहुत स्लो चलती है, और स्लो चलने की वजह से हम सीरियम +4 को एक अच्छे एनालिटिकल रिएजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस रिएजेंट के बारे में भी लिख दिया कि ए काइंड ऑफ केमिकल रिएजेंट यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड टेस्टिंग। चीजों को टेस्ट करने में, उनकी एनालिसिस करने में ये यूज किया जाता है। कौन, सीरियम +4, ठीक। अब बात क्या है कि सर अगर वाटर में आप यूज करोगे तो ये भाई साहब तो बिजी हो जाएंगे वाटर को ऑक्सीडाइज करने में। लेकिन मैंने क्या कहा, ये एक्चुअली इतनी स्लो करते हैं प्रोसेस कि तब तक आप अपनी टेस्टिंग खत्म कर देते हो। जो आप ये टेस्टिंग करते हो या एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो केमिकल्स को, वो एनालिसिस खत्म हो जाएगा, टेस्टिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे चलने की वजह से होती नहीं है उतना तेजी से। अभी ठीक है क्या? अरे बोलना बोलना प्यारे, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसानी से ये बात खोपड़ी में जाती है। अरे याद करना प्यारे, वो मैंने क्या सिखाया था, ये लाइन मैंने कहां बताई थी कि रेट स्लो होता है, किसी को याद आ रहा है ना? बोलो बोलो बोलो, किसी को याद आ रहा है कि रेट जो है स्लो वाली बात हमने कहां बताई थी? और वो भी रिएजेंट यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। याद करके सोचो सोचो सोचो, कहीं बताया, ये आसान बात है। अब देखो ये रिलेटेबल है यार, इसको देख करके ये वाली लाइन गढ़ दी हमने, और हमने पानी के अंदर बता दी, देख भाई ये पानी के अंदर जाता है ना तो ऑक्सीडाइज तो करता है, ये गलत नहीं है, बट ये इतना स्लो करता है कि इसको हम एज ए एनालिसिस करना हो, टेस्टिंग करना हो तो यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ प्यारे प्यारे, ध्यान से सुनना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है। चलो इधर देखना, खोपड़ी लेना, खोपड़ी, ये नाम तुमने सुना होगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, क्या कैन बोलते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन यूज किया जाता है एल्कोहल वाले चैप्टर में, सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैन यूज किया जाता है, देखो लाइन क्या लिखते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी यूज, कैन में यही रहता है, नाइट्रेट रहता है सीरियम का, +4 का नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। OH ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन यूज किया जाता है। ये बात
पुरानी है प्यारे, पुरानी है। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं जी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आप बताइए इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। पढ़े लिखे लोग बताएं भैया। F0 उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो देखो पेपर में क्या आएगा, मैं तो तुम्हें F0 बता रहा हूं, पेपर में आएगा कि लैंथेनम 3+ इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ऐसे लाइन लिखी रहेगी। तो तुम बताओ मैंने सही बोला या गलत बोला प्यारे। सीरियम +4 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि वहां पर F0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। अगला देखेंगे F14 टाइप की बात कर लेते हैं। वहां पर क्वेश्चन आएगा Lu3+ एंड Yb2+। देखो इन दोनों को चेक करो। अरे भाई Yb पहले आता है, Lu बाद में आता है, तो Lu पर 3+ कर दो, लास्ट में 3+ का मतलब F14। ठीक, अब लास्ट से एक पहले पर 2+ कर दो तो वो भी F14। तो ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और पेपर में सही बताऊं ये बहुत पूछते हैं, तो वैसे भी तुम्हारी झंझट खत्म। केवल तुम क्या चेक कर लो, F0 और F14 चेक कर लो, अभी कहानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात देखिए, F1 से लेकर F क्या लिखा 13 तक, तो यहां पर Lu नहीं होगा, यह लिखा जाता है Ln, लेकिन ठीक है। हाँ वो नीले चादर वाली बात नहीं हो रही है यहां पे। यहां एक रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है लैंथेनाइड के लिए कभी कभी, दैट इज Ln। ठीक है जी, Ln क्या है, Ln क्या होता है भैया, ध्यान से सुनना। ये Ln ना रिप्रेजेंटेशन है लैंथेनाइड का। Ln कोई एलिमेंट नहीं है, Ln एक रिप्रेजेंटेशन है लैंथेनॉइड का। ठीक, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर है बात। हाँ, तो ये लिखा है कि कोई भी जनरली ले लो, जैसे 3+ का कोई सा भी ले लो, जैसे आपको कहा जाए कि प्रोमीथियम ले लो। ठीक है जी, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ये जो बीच वाले हैं ना, F1 से लेकर F13 तक, यहां निश्चित रूप से क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा प्यारे, तो पैरामैग्नेटिक होना तो तय है। क्या है भैया, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे नहीं लगता कोई समस्या किसी को, ये तो तुम्हारी खोपड़ी में गया होगा। अच्छा चलिए अगला देखते हैं, कलर की बात करते हैं। जैसे हम लोग डी ट्रांजिशन कहते हैं, वैसे ही यहां पर FF ट्रांजिशन होता है। तो अंग्रेजी पढ़ो, ये अंग्रेजी ही पेपर में आती है, एनसीईआरटी की लिखी लाइन है, तो निश्चित रूप से इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है, कुछ नहीं, देखना। लिखा है मेनी ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट का मतलब ऑब्वियसली हो गया कि आपको क्या कहा जा रहा है, Ln ट्राइवेलेंट आयंस। ट्राइवेलेंट आयंस का मतलब क्या होता है, Ln मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंथेनाइड, उस पर क्या है 3+। ठीक, तो हम कहते हैं कि मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स आर कलर्ड। आपको कलर्ड इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहां पर FF ट्रांजिशन देखने को मिलता है, और वहां पर प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली इसीलिए मिलेंगे। अब F0 में थोड़ी ना कलर आएगा यार, F0 में कलर आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो देखो अगर मैं पूछूं क्या ये कलर्ड है, क्या मैं पूछूं ये जो आयंस लिखे गए हैं क्या ये कलर्ड होने पॉसिबल है, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, F में 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं तो FF ट्रांजिशन होगा कैसे। वेरी गुड। दूसरा सुनो, क्या मैं पूछूं F14 टाइप में कलर्ड होगा, कैसी बातें कर रहे हो सर, 14 मतलब पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ में इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांजिशन कर नहीं सकता, तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया यहां पर भी नहीं होगा। इतनी बात ठीक है। अच्छा जी, अब लिखा क्या जाता है, आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशंस। हो सकता है कि सॉलिड स्टेट के फॉर्म में वो आपका कंपाउंड हो सकता है एक्वस में हो, लेकिन दोनों में इनके कलर्ड मिलने के चांस होते हैं। उसका रीजन साफ साफ है, कलर ऑफ दीज आयंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइनें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, बोलो रे प्यारे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला पढ़िएगा, कलर ऑफ दीज आयंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाली लाइन आ गई है, FF ट्रांजिशन, बट F0 एंड F14 टाइप ऑफ आयंस, F14 लिखना चाहिए था, हमने D14 लिख दिया है। यहां पे क्या होगा भैया, F14। एक मिनट, बस बस, ठीक है जी, यहां पर क्या लिखोगे, केवल F14। चलो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, अंग्रेजी समझ में आ गई। इनको क्या बताओगे कि भैया ये कलरलेस हैं, क्योंकि ये आप खुद कह रहे हो कि F0 है, ऑब्वियसली ये F0 ही होते हैं। अच्छा, अगर ये F14 की बात करूं तो ये भी
कलरलेस होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत हो तो अभी बता लो भैया, कुछ है नहीं, बहुत आसान बात है, तुम्हें डी ट्रांजिशन पढ़ाया जा चुका है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे हमने पढ़ा था D5, जो Mn2+ है, या तो ये कलर्ड मिलता है या तो बहुत ही हल्का पिंक कलर मिलता है। ठीक है जी, बहुत ही हल्का पिंक कलर मिलता है। ठीक है जी, तो एक तो D5, इसी तरीके से हाफ में लो 7। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लो F7, कौन सा आएगा भैया? F7 गैडोलिनियम ले लो, तो गैडोलिनियम का 3+, ये दोनों आपको ज्यादातर कलरलेस दिखाई देते हैं। तो हाफ फिल्ड वाले में क्या दिखता है आपको? कलरलेस। क्या दिखता है? कलरलेस दिखता है। ठीक है जनाब? ठीक, कैसा दिखता है? कलरलेस दिखता है। चलिए, मामला ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला है कि वहां पे भी मैंने कलरलेस, और यहां पे 7 में भी आपको कलरलेस दिखाई देता है मामला। चलिए, अब देखो है क्या, पहले पीछे वाली लाइन में एक बार पढ़ते हैं। जो जैसे ना डी ट्रांजिशन के थ्रू बहुत अच्छे कलर नहीं आते, आपने पढ़ा होगा कि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाले होते हैं ना, उसके कलर बहुत ही ब्राइट होते हैं, ब्राइट कलर्स आते हैं सारे, जो भी पढ़ लो, चाहे जिसका नाम ले लो। ग्रीन अगर मान लो, अगर हम MnO4 की बात करें, ग्रीन है, तो वो ग्रीन चमकदार होता है, ब्राइट कलर मिलेगा, ऐसा डल कलर नहीं मिलता कभी भी। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से हमेशा हमें एक शानदार कलर, जबरदस्त कलर दिखाई देता है। डी ट्रांजिशन में उतना शानदार कलर नहीं दिखाई देता है ना। सेम कहानी FF में भी है। हम कहते हैं कि FF ट्रांजिशन में एब्जॉर्प्शन जो बैंड है वो बहुत नैरो आता है। मतलब कुल मिला के यही है कि बहुत ज्यादा कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ब्राइट नहीं मिलेगा। इसके कहने का रियल मतलब यही है, वो कहना यही चाहते हैं, बट उसको एब्जॉर्प्शन बैंड के हिसाब से बता रहे हैं। इतना घुसना नहीं है। एब्जॉर्प्शन बैंड ये बनते हैं, यहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, यहां एब्जॉर्प्शन लिखते हैं, यहां वेवलेंथ लिखते हैं, तो ये बनते हैं बैंड्स, बनते हैं ऐसे करके बैंड्स बनते हैं। ये नैरो होने का मतलब ऐसे नैरो होना होता है। तो फिलहाल कुल मिला के इतना जान लो, है ना, कलर का कुल लेना देना, ये लाइनें आपके पेपर में दिखाई दे सकते हैं। चलिए अगला आते हैं, मेटल हैविंग +4। ये भैया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी गई लाइन है, बस इसका कोई तर्क नहीं है। +4 में ये कह रहे हैं ऑक्साइड्स के फॉर्म में इन चारों के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, और ये पेपर में पूछा गया है, दोबारा पूछा जाएगा भैया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है बड़ा टेढ़ा सा। क्या है? तब दिल पर नदियां। अब इसको कैसे याद करोगे? सोचो, कुछ अपना दिमाग लगाओ, साथ याद करने की कोशिश कर सकते हो। तब दिल पर नदी, मतलब हो चुका है तुम्हारे साथ कोई गेम जिसकी वजह से तुम्हारे ऐसे ना नदी बह रही है तुम्हारे दिलों में। अब कैसे रिलेट करोगे तुम सोच लो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये याद करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं ना, फैक्ट, ये फैक्ट है, ये कंप्लीटली याद करना पड़ेगा कि ये चारों लोग जो है आपको MO2 टाइप के दिखाई देंगे, MO2 टाइप के दिखाई देंगे। अब रिलेट करके कुछ सोचो तुम में, थोड़ा अपना भी बुद्धि खोलो, याद करने के कोई तो तरीके आप भी निकालो प्राणी जी। चलिए, SM एंड EU, इनके बिहेवियर क्या मिलते हैं? सिमिलर मिलते हैं। दोनों में +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। बस ऐसे ही आता है। ये लाइनें हो चुकी है एनसीईआरटी में, जैसा दिया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। ये बातों में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन ये याद करना पड़ता है। तब दिल पर नदी, तब दिल पर नदी भैया +4, तब दिल पर नदी +4। इसको कई बार बोलूंगा, तुम्हें याद हो जाएगा। नदी में बनकर आ गया, बंदर आ गया। अबे तो यहां बंदर कहां दिख रहा है? कैसे याद करेगा रे? तोड़ा दिल फिर। अगर तुम लोग फालतू आदमी हो यार, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तो मैं ट्रिक भी बनानी नहीं आ रही। यही याद कर लो भाई, तब दिल पर नदी वाली बात। हाँ चलो आगे प्रैक्टिस के थ्रू याद होगा धीरे धीरे। ये देखो क्या है भाई साहब, ये है क्या भाई साहब, ये देखो, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज एप्लीकेबल ऑन बोथ। ये लिखा मिलेगा Ln एंड Ln3+, बोथ साइज, अच्छा बोथ यही लिखना है, ऑन बोथ साइज ऑर्डर्स। ये काट दो, बोथ नहीं रहेगा यहां पे। साइज के ऑर्डर्स में दोनों में ये चीज देखने को मिलती है। अच्छा जी, इधर देखिए रे भाई, इसका मतलब क्या है? अगर हम साइज की बात करें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सीरियम से लेकर जब तुम ल्यूटेशियम तक जाते हो तो लगातार आपको क्या मिलती है? साइज घटती हुई मिलती है, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। इसी तरीके से वो कह रहे हैं साइज घटती हुई मिलती है
सीरियम 3+ से जब हम लोग ल्यूटेशियम 3+ तक जाते हैं, का समझे? तो सिंपल बात है कि मतलब जैसा हमने किसमें पढ़ा था, लैंथेनाइड में, वैसा उसके आयन में भी करेक्टर है। दैट्स इट, सिंपल बात है। ठीक है जी, चलिए चलिए, ये आसान है भैया, इसमें कुछ रटना, रटना कौन सा है, ये वाला रटना कौन है, ये वाला दोनों लाइन शुद्ध रूप से रटना है। हाँ, तब दिल पर रामानंद, तब दिल पर, तब दिल पर नदी याद कर ले पगले। चलिए अगला देखते हैं भाई। हाँ, अब ये क्वेश्चन करो, देखते हैं। 45 सेकंड दे रहा हूं, ये क्वेश्चन करो। चलो चलो चलो, करो करो, तुरंत तुरंत निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तुम लोग इतनी ट्रिक बता दी, तुम भैया जो ने मैंने बताया वही फॉलो कर लो। तुम्हारा वाला ट्रिक हमें लगता नहीं है कि तुम खुद याद रख पाओगे, उसी में टिड्डी उड्डी बता रहा है कोई। एक कह रहा है कि गधा आदमी हो गए तुम लोग, तब दिल पाकिस्तानी हो गया है प्रधानमंत्री। हमारी क्लास के बच्चे शुद्ध रूप से हवाबाज हैं भाई, संपूर्ण हवाबाज हैं, संपूर्ण हवाबाज। चलिए भैया देखो क्या लिखा है, करो इसको। कह रहा है कि कौन सा कलर देगा। देखो गैडोलिनियम 3+ तो F7 है, कलर नहीं दे रहा है ना। लैंथनम की बात करें तो ये F0 है, ल्यूटेशियम की बात करें तो F14 है। ये भाई साहब ही बचे हैं जो सही हो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि F0, F14, F7 तो दे नहीं रहे, तो एक ही बचा हुआ है ये, है ना। चेक कर लो ये कहां पे आएगा। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, है ना जी। EU से जस्ट पहले आएगा, EU से जस्ट पहले। बताइए क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। 4F में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, याद करो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, 5वां आएगा। क्या कहते हो, 3+ में 5वां आएगा क्या, एक बार चेक करो, बताओ रे ओ प्यारे। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, अच्छा तरीका है, ऐसे निकालना होता है। बी ऑप्शन ही सही है, देखते हैं कितने लोगों ने किया है। 68, चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। लगता पढ़ने वाला बच्चा बाहर आ गया, बाकी सब गायब हो लिए भाई, साहब गायब हो गए जी। 45 सेकंड दे रहा हूं, करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तुरंत तुरंत। सौर्य कह रहा है व्हाई नॉट गैडोलिनियम। पीछे क्या बताया मैंने, हैं तब भांग पी रहा था प्यारे, भांग पी रहा था प्यारे तब। F7 वाली बातचीत हो चुकी है, F7D5 में कलर नहीं आते। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड डज नॉट फॉर्म, कौन सा इसमें से है जो नहीं बनाता। बुद्धुओं कहीं पहला देख के मत मार देना, अगर ऑप्शन ए सही आए तो क्रॉस चेक करने के लिए क्वेश्चन पढ़ना है। ये आदत में डालो, एक ऐसी आदत है ये जिससे मैं बता रहा हूं सारे सब्जेक्ट में तुमको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। डज नॉट फॉर्म, अरे अभी तो बताया क्या था भाई, तब दिल पर नदी था क्या, तब दिल पर नदी, है ना, तब दिल पर नदी, तब दिल पर नदी। ये जो होते हैं वो +4 में देखने को मिलते हैं उनके ऑक्साइड में। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका होगा कि +4 ऑक्साइड में कौन से लोग दिखाई देते हैं। ये तो बड़ा आसान सा है भाई, क्या कहते हो। खाली क्या बचा है, देखो YB, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या किया है, यहां TB छोड़ दिया, TB जहां YB ले, ताकि तुम गलती कर ही दो। और जिसको ये B और B याद रहा वो तो भैया गलत मार के आ जाएगा। तो C ऑप्शन करेक्ट है, समझ गए ना भाई। अरे अभी इसी का ट्रिक, चलो देखो इसी बहाने तुम्हें ट्रिक याद हुई ना। अब ये क्वेश्चन करो, चलो 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 चलो, ये क्वेश्चन करो भाई। क्या लिखा है, डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा +4 नहीं शो करता, बताइए कौन सा +4 नहीं शो करता, जल्दी से बताइए। कौन सा +4 नहीं शो करता। वैसे देख लो भैया, सीरियम जो होता है, सीरियम का +4 करने से वो जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है ना। इसका मतलब क्या हुआ
कि सीरियम +4 तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। क्योंकि ये क्या पा रहा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। दैट्स वाई यहां पर आपको +4 तो सीरियम मिलता ही है, और पीछे हमने चेक भी करा था, मिलता है। ठीक है। डज नॉट शो, चलो चलो बताओ, +4 कौन नहीं शो करता? देखो सीरियम तो करता है, बाकी पीछे जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तब दिल पर नदी, तब दिल पर नदी, ये +4 वाले हैं भैया, ये +4 वाले हैं। देखो तब कहां है भाई? तब दिल पर नदी, एक ही बच गया EU। ये किस में देखने को मिलता है? हमने अभी पीछे पढ़ा 2+ में देखने को मिलता है, और +3 में देखने को मिलता है। अरे सबका +3 तो आना ही है, और बाकी हमने इसको क्या घोषित किया था? अरे बोलना प्यारे, इसको क्या मैं रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा था क्या? यस। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो +2 में तो रहा होगा, तभी तो +3 तक जाएगा। तो इससे सब कुछ रिलेट करके याद हो सकता है, आसान है। तो जवाब के तौर पर यहां सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी वेरी गुड। देख रहे हो, एक चीज याद कर लेने से कितना बड़ा फायदा हो गया। कितनी बार आएगा? फिर आएगा ये पेपर में। अच्छा है ना तुम्हारे लिए पगलों, तुम्हारे लिए अच्छा है कि फिर से आ जाए। चलो ये देखो भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एज द साइज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। कौन बताएगा? ये लॉजिकल बात है, ये रटना नहीं है। जहां रटना होगा मैं खुद के बताऊंगा। एक बात बताओ, ये बताओ, एज द साइज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, इसका क्या मतलब है और कैसे एक्सप्लेन करोगे? कोई है थोड़ा भी समझदार हमारे यहां? लैंथनम का 3+ है, सामने OH- है। यहां पर क्या है? ल्यूटेशियम का 3+ है, सामने OH- है। कोई बता सकता है कि बेसिसिटी के घटने का क्या सेंस बनेगा? देखो ये सब कुछ हम पानी में पढ़ रहे होंगे, इनकी बेसिसिटी पानी में पढ़ रहे होंगे। एक बात बताओ, अरे सीरियम 4+ में एग्जिस्ट करता, बता भी दिया, तब भी पूछे व्हाई नॉट सीरियम। तो कहां से आते हो? सच बताना, मतलब इसी जमीन के हो, एलियन ओलियन हो, कहीं दूसरे ग्रह से हो, कि जिधर दिमाग जो है घुटने के भी नीचे रहता हो। ऐसा हो सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ एलियन हमारे यहाँ क्लास में पढ़ रहे हो, है ना, उनका दिमाग जो है घुटने में हो, वो नाले में बैठकर सोचते हो। तो बस इसलिए तुम्हें नहीं आ रहा बेटा, गधा कहीं का। इतना प्यार से पढ़ाओ। इधर आओ, देखियो भाई क्या बोलेंगे हम। कहेंगे देखो भैया, इसकी जो साइज है ना, इसकी जो साइज है वो है ज्यादा। अगर साइज ज्यादा है तो क्या होगा, और इसकी साइज कम है तो उसका क्या घाटा या फायदा है बताइए? ये तुम जानते हो कि नहीं, साइज कैसे बढ़ेगा बढ़ेगा? अरे भाई, लेंथनाइज कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? ल्यूटेशन तक जाते जाते साइज कम क्या हो जाएगी? कम। अगर साइज कम होगी तो इंपैक्ट सोचो क्या होगा इसका? इसका इंपैक्ट ये होगा कि ये कैटायन छोटा है, चार्ज 3+ है, तो ऑक्सीजन और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। यहां कोवलेंट नेचर देखने को मिलेगा, यहां कोवलेंट नेचर बॉन्ड में देखने को मिलेगा। किसके बीच में? ल्यूटेशियम और ऑक्सीजन के बीच में। बट जहां साइज ज्यादा होती है वहां आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है। वहां क्या होता है? आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है। और एक बात बताओ यार, अगर आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है, प्यारे ध्यान से सुनना, आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है तो पानी में जाने के बाद वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना, पानी में आराम से आयंस में टूट जाएंगे। अगर ये पानी में आराम से टूट जाएंगे, क्योंकि पानी हमारा पोलर है, तो आयनिक कंपाउंड पोलर में जाके आराम से टूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टूट जाएंगे, इसीलिए वहां पर खूब सारा OH- मिलने का चांस होगा। और जहां भी OH- मिलने का चांस ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक होगा, इसीलिए ये ज्यादा बेसिक है और ये कम बेसिक है, क्योंकि यहां कोवलेंट नेचर आ गया, तो कोवलेंट नेचर वाला पानी में जाकर आराम से नहीं टूटने वाला है। दैट्स वाई हम कहते हैं बेसिसिटी डिक्रीज करता है। अभी ये लॉजिकल बात समझ में आई? अभी ये लॉजिकल बात समझ में आई? सिंपल सा फजान रूल के कॉन्सेप्ट पर एक्सप्लेनेशन है, आसान है प्यारी। अगर नहीं आता तो तकलीफ है, सच बता रहा हूं। फजान रूल में ये बातें पढ़ी है हमने कि भैया जिसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, वहां आयनिक करैक्टर ज्यादा, जिसकी साइज छोटी होती है वहां कोवलेंट करैक्टर ज्यादा। और जब भी कोवलेंट मॉलिक्यूल हो जाए या कोवलेंट हो करैक्टर रखने वाले लोग हों, पानी में जाने के बाद आराम से नहीं टूटा करते। वो कहां टूटते हैं?
बताओ बताओ कौन से सॉल्वेंट में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाकर के कोवेलेंट वाले जाके डिसॉल्व होते हैं, आयनिक वाले लोग पानी में डिसॉल्व होते हैं। अभी ठीक है क्या? ये कहानी याद रहेगी। बगल में ओपी स्टार लिख देता हूं भैया, याद रखना, गलती से भी गलती ना हो, इनके आने के चांसेस हैं। चलिए अगला संभालते हैं, ये हटाना पड़ेगा साइज वाला फैक्टर। ठीक है जी, अनपढ़ तो नहीं है आप? बता देना जब भी लगे कि आप अनपढ़ हैं, तुरंत बताना। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, आयनिक करैक्टर क्या होगा? ज्यादा। चलिए पढ़िए, ऑल लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट। होना ही है भाई, मेटल है। मेटल्स कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट एंड सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ऑब्वियसली मेटल का ये अपना करेक्टर है। ड्यू टू टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई नई बात हमने नहीं कही इस लाइन में, बस इतना बता रहा हूं भैया ये मेटल है। अगर ये मेटल है तो ये करेक्टर होना बहुत लाजमी बात है ना। 10th में ये बातें हमने पढ़ी हैं कि सिल्वरी व्हाइट होते हैं, मेटल सॉफ्ट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हमने कब पढ़ी थी रे बाबा? कब? 10th में। तो ये निपटा दी। अच्छा, ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं भैया? उनका सरफेस जो है टार्निश मतलब बर्बाद हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है एयर के साथ। ठीक है जी, ऊपरी सरफेस जो है एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है। वो करेगा ही यार, क्योंकि रिएक्शन कर सकता है मेटल। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का लेयर बना देता है। ओके ओके, चलिए अगला देखते हैं। फिर हार्डनेस इंक्रीजेस, ध्यान सुनिएगा, हार्डनेस इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन लैंथेनाइड्स। ठीक है जी, ये लाइन पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस का मतलब समझते हैं, हार्ड होता जाता जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो, एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जाते हैं। एटॉमिक नंबर्स बढ़ते जाते हैं तो लैंथेनाइड्स के अंदर हम क्या कह रहे होते हैं कि भैया देखो एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से एक्चुअली यहां मेन जो चीज आती है ना, वो है ये कि देखो जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं उनके हार्ड होने के पीछे का एक्चुअल रीजनिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर ही ये पॉसिबिलिटी है कि आपको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस हो सकते हैं, बाकी में कहीं नहीं हो सकते भाई। डी ब्लॉक में मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड हो सकते हैं, कम से कम यहां 6 तो हैं। सेमेरियम में आपको दिखेगा 6 दिखेंगे। ठीक है, और यही स्टील हार्ड मटेरियल एंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये याद रखना पड़ेगा, कौन है भैया ये? मैंने बोला भी है मेमोरी बेस्ड है सब कुछ। ठीक, चलिए चलिए, पहली बात तो एक बेहतर मेटालिक बॉन्डिंग, ऊपर से जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं हार्डनेस आपको बढ़ती हुई मिलती है। स्टील के बराबर की हार्डनेस आपको देखने को मिलती है समैरियम के अंदर, SM के अंदर। ठीक, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है पूरे लैंथेनाइड में। अगली बात ये देखो, पढ़ लेना एक बार, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखा है एनसीईआरटी में तो एक बार पढ़ लेना कि डेंसिटी और अदर प्रॉपर्टी चेंज होती हैं कहां पर? EU एंड YB पर, EU एंड YB पर। ओकेजनली TM SM जो भी है भैया पढ़ लेना, इसको एक बार पढ़ना है जस्ट, इसमें हम कुछ ना कर सकते हैं जी। ठीक है, हाँ चलिए चलिए अगला देखते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन का मतलब बताइए क्या है? ये तो आसान है, देखो ये समझने वाली बात है, पीछे वाला रटने का था, ये याद करने का, सॉरी समझने का है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनम एंड गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम इज लो। अब ये पेपर में पूछा जाएगा, ये क्या होता है? पेपर में पूछा जाएगा। कह रहा है एनसीईआरटी को आप गाली भी देते हो। अबे तो भैया वो एनसीईआरटी के साथ रिश्ता ही ऐसा है। एनसीईआरटी की लाइनें अगर नहीं पढ़ाएंगे पेपर में आ जाएगा। उन्होंने जहां गलतियां कर रखी हैं वहां गालियां खाते हैं, जहां लिख रखा वहां से पेपर में आता है तो उनकी बड़ाई है, भैया लिख दिया है और आना वहीं से। पढ़ाना पड़ेगा भाई, नहीं पढ़ाओगे गधो तुमको पढ़ना है, पेपर तुम्हारा हो ना, हमारा नहीं। थर्ड आयनेशन एंथैल्पी देखो ये बहुत आसान है। अरे भाई बताऊं ये भी, चलो देखो, लैंथेनम का अगर मैं 2+ करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? लैंथेनम 2+, बताओ क्या होगा? लैंथेनम का 2+ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए। और ये लैंथेनम 2+ से अगर मैं लैंथेनम 3+ बनाऊं तो क्या ये आसानी से बन जाएंगे? ऑब्वियसली बन जाएंगे, क्योंकि लैंथेनम 3+ कोई और नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनॉन आता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनॉन ये पाना चाहेंगे। यहां पर 4f0 होता है। अगर गैडोलिनियम की बात करूं तो गैडोलिनियम का 2+ आराम से 3+ में जाना चाहता है। 3+ में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसको वहां क्या मिलेगा भैया? जेनॉन के साथ साथ 4f7 मिलेगा, हाफ फिल्ड। और कोई भी अपने आप को हाफ फिल्ड में कंसीडर करके आगे बोलना पड़ेगा ही बोला। अच्छा,
अगला देखेंगे ल्यूटेशियम की अगर मैं बात करूं, ल्यूटेशियम का 2+ अपने आप को ल्यूटेशियम का 3+ क्यों बनाता है? ऑब्वियसली ये कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आ सकता, आराम से आ जाएगा खोपड़ी में बात कि भैया देखो इसलिए लो होता है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल में लेके जा रहा है, तो ये कन्वर्जन इसलिए आसानी से हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगली लाइन क्या है, वो कह रहे हैं कि जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी फर्स्ट एंड, देखो थर्ड की बात हो गई, थर्ड में इतना ही इंपॉर्टेंट बात थी। अगला फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है लैंथेनाइड्स की, वो कंपेरेबल होती हैं कैल्शियम के, मतलब कैल्शियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट एंड सेकंड, उसी के आसपास का डेटा देखने को मिलता है लैंथेनाइड्स के अंदर। एक बार जस्ट सुन लो अभी, ठीक है, याद तो नहीं होंगे ये, अभी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद करने पड़ेंगे, बस एक बार इसलिए दिखा रहा हूं एनसीईआरटी की लाइनें हैं ना, एक बार होना जरूरी है क्योंकि तुम नहीं जा रहे पढ़ने एनसीईआरटी और ना पढ़ना तुम, यही आकर के पढ़ लेना, कहानी खत्म हुई। In general, initial members of lanthanide series have reactivity similar to calcium, but with increasing atomic number, elements behave more like aluminium। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि लैंथनम से लेकर के मान लीजिए आप ल्यूटेशियम तक जाते हो, तो जो इनिशियल एलिमेंट्स है उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम के बराबर होती है, और जो बाद में आते हैं राइट साइड वाले जितने भी होते हैं उनकी रिएक्टिविटी किसके आसपास आती है? एल्यूमिनियम के आसपास आती है। अब ये बात ऐसा तो है नहीं इसमें कुछ समझने जैसा, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ये संपूर्णतः याद करना पड़ेगा। सर सम टाइम यू डिमोटिवेट अस, आई एम ऑलरेडी डिप्रेस्ड एंड यू यस झा जी, ऐसा क्या बोल दिया भाई? ये यशराज और यस, इस नाम में कुछ दिक्कत है बाबा, कुछ दिक्कत है बाबा। देखो आपका दिमाग अगर प्रोसेस कम नहीं कर पा रहा है जो मैं बोल रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि जो आप सोच रहे हो वो सही है। समझ पा रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूं अगर वो बातें तुम नहीं समझ पा रहे हो, उसका यह मतलब नहीं है कि, समझ रहे हो, कि मैं गलत बोल रहा हूं। आपका दिमाग स्लो चलता होगा, नहीं समझ पाते होंगे उस लेवल की बातें, होता है कभी कभी। मैं क्या बोल दिया भाई ऐसा? डिप्रेस्ड हूं मैं? ऐसे तो हर आदमी डिप्रेस्ड है भाई, हर आदमी डिप्रेस्ड है, कुछ ना कुछ हर आदमी को परेशानी है। मैंने बोला था जब तक इस फेजेस से नहीं गुजरते कोई इंसान स्ट्रांग बन ही नहीं पाता। गुजरता हर आदमी है, तुम भी गुजरे, हम भी गुजर चुके हैं, और कुछ पता नहीं मैं हर जिंदगी में क्या क्या चलती है ना, तुम्हें तो हम स्क्रीन पर हंसते खेलते दिखाई देते हैं, क्या पता पीछे क्या चल रहा हो, समझते हो? उसको हर इंसान वो छोड़कर आगे आता कि भैया ठीक है, होता है, ये होता है, ये परेशानी आना बहुत नॉर्मल बात है, बहुत नॉर्मल बात है, सबके अंदर आएगा, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो बिना तकलीफ के आया हो। ये यश नाम में कोई दिक्कत है बाबा, एक यशराज और एक यश झा जी, अपने नाम में जो जी लगाएगा और खुद को समझदार कहेगा भैया माफ करना, मैं नहीं मान पाऊंगा उसको, सॉरी ब्रो। चलिए चलिए सुनते जाओ भाई, है ना। अगली चीज सुनो, जो लैंथेनाइड्स हैं उनको हम, उनका देखो, ये देखो, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, उसका क्या मतलब होता है बताओ? अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है तो क्या वो, ध्यान से सुनना, क्या वो पानी के अंदर से H+ निकलवाने में हेल्प करेगा? क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? जल्दी बोलो, क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? जल्दी जल्दी बोले, ए प्यारे जल्दी बोलना भाई, क्या बोला है मैंने? लैंथनम, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये है लैंथेनाइड का सिंबल Ln, याद रखना इस बात को, कहीं तुम इसको एलिमेंट मान लो। अगर उसको एसिड में डालें तो एसिड H+ देगा। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्योंकि E0 वैल्यू नेगेटिव में है तो हाँ, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और एक बात बताइए, Ln कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? सर हमने सुना था Ln 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। यस, क्योंकि ये 3+ बनाएगा। अगर 3+ बनाएगा तो Ln क्या बन जाएगा प्यारे? सॉरी L लिख दिया है। Ln क्या बन जाएगा? 3+ बन जाएगा। तो पहले हम लिख देते हैं, वो जो भी आपका एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 3+ बन जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन निकाला? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये खा जाएं तो ये क्या बन जाएंगे? आप क्या कहोगे? 3/2 H2। क्या मैंने सही लिखा है? 3/2 H2 गैस निकलती है यहां से इस तरीके से। बोलो बात ठीक है? यहां पे 3H+ लिख देता हूं। ये पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि इसका E0 वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मैं तुम्हें अभी बताता हूं, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला कि इनकी जो रिएक्टिविटी का लेवल है वो कहां तक जा रहा है?
कैल्शियम और एल्यूमिनियम के आसपास है। इनिशियल वाले कैल्शियम जैसे हैं, बाद वाले एल्यूमिनियम जैसे हैं। तो कमोवेश जैसा एल्यूमिनियम और इनका बिहेवियर वैसा ही रेंज इनका देखने को मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कैल्शियम का क्या आता है भैया, नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव इनका ई नॉट वैल्यू आएगा। कैल्शियम भी हमारा क्या है, कहां का है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का। ये भाई साहब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते, एक अच्छे मेटल है, तो ये भी एक अच्छे मेटल की तरह काम करता है। रिलेटेबल हुआ हो थोड़ा थोड़ा। चलिए, अब लिखा रहता है लाइन कि लैंथेनाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, उनकी ई नॉट वैल्यू देख रहे हो कितना बढ़िया दिख रही है आपको। ठीक, अब ये देखो, ये लाइन पढ़ लो कि जितने भी लैंथेनाइड्स हैं उनका रेंज जो है -2.2 से लेकर -2.4 तक होता है, लेकिन जो EU है उसका कितना देखने को मिलता है, -2.0 देखने को मिलता है। अच्छा, यहां पे 2 प्लस छोड़ गया, 3 + 2 2+। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को कोई समस्या ना आई हो। रिवीजन का टारगेट दे दूं? अच्छा जी, दे दिया जाएगा। क्या, कैसे दिया जाए रिवीजन का टारगेट? अगले दिन सोच समझ के आते हैं, फिर करते हैं प्रोग्राम उसका कुछ। ठीक है, चलिए। रिवीजन तो यार मेन यही कर लो जो पढ़ा रहा हूं, यही पढ़ के आ जाओ 2 बार, यही बहुत है अभी के लिए। देखो भैया, अब यहां पे कुछ समझने जैसा नहीं है। ये यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स है, यूजुअली इसको छोड़ दिया जाता है कि आप पढ़कर आए। क्या चाहते हो, एक बार मैं ये सब पढ़कर बताऊं या आप खुद पढ़ करके आ जाओगे? बोलिए, यूजेस में मैं कोई कुछ करूंगा? जल्दी बोले, जल्दी बोले, जल्दी बोले भाई, पढ़ना पढ़ाना है तो जल्दी बोल दो। The best single use of lanthanides is for the production of alloy steels for the plates and pipes. Plates and pipes बनाने के लिए alloy बनाना है तो उसमें ये यूज किया जाता है। अब इसमें कोई कुछ तो कर नहीं सकता है। ठीक है जी, वीक वाइज देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, आपके लिए पढ़ देता हूं, आप एक बार देख लेंगे, है ना। अब एक चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेल नोन एलॉय है, दैट इज मिस मेटल। ये जो मिस जी है ना, जो मिस जी हैं, इनको देखिए भैया ध्यान से। मिस मेटल एक एलॉय है जो कि लैंथेनॉइड, देखो 95% इसमें लैंथेनॉइड मेटल्स होते हैं, एंड आयरन यहां पे 5%, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है जी, यही मानना पड़ेगा। अभी आगे भी इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और थोड़ा थोड़ा इसमें क्या रहता है, ट्रेसेस ऑफ दिस सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। कुल मिला के पेपर में क्या आएगा वो सुन लो। मिस मेटल में क्या रहता है भैया, 95% तो लैंथेनाइड से Ln लिख दिया है, और 5% के आसपास जो है इसमें आयरन है। पेपर में ये आता है, पेपर में ये वाली लाइन आती है। तो मिस मेटल के बारे में ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस इतना ही आपको पता होना जरूरी है। ये ना बोर्ड में भी पूछता है, ये जहां भी पेपर देने जाओ, CVT पूछो, नीट पूछो, जेई मेंस पूछो, हर जगह ये चीज देखने को मिलती ही है। अब ये लाइन मैंने जेडली से उठाई है, ये बुक जेडली से उठाई है। याद नहीं करना, ऊपर वाला ही पढ़ना है, याद तो हमें ऊपर वाला ही करना है। एक बार बस ये देख लो, एक्चुअली क्या होता है, जो हमने यहां लैंथेनाइड मेटल लिखा है ना, वो क्या है अब समझना। लिखा है ये जो मिस मेटल होता है वो एक अनसेपरेटेड मिक्सचर है। वो एक्चुअली क्या है, एलॉय है ना, यहाँ पे एलॉय लिखा है। एलॉय अनसेपरेटेड मिक्सचर्स हैं। एलॉय बनने के तरीके मैंने बताए थे आपको कि साइज में कितने का गैप हो सकता है, 15% का गैप हो सकता है, और जब गैप कम होता है तो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाता है, फिर सेपरेट नहीं कर पाते हम लोग। ठीक, मिक्सचर ऑफ लैंथेनम, ध्यान रखना, लैंथेनम एंड द लैंथेनाइड्स कॉल्ड मिस मेटल। जहां पे बहुत जिम्मेदारी के साथ देखें, सबसे ज्यादा सीरियम पाया जाता है इसमें, और 40% इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैंथेनम। तो एक्चुअली एनसीईआरटी ने क्या किया है, सीरियम और लैंथेनाइड को एक साथ मान करके यहां करीब करीब 95% वो लोग लिख देते हैं, है ना। ऊपर वाली लाइन एनसीईआरटी की है, बट एक बार तब भी देख लीजिए, कभी पेपर में अगर ऐसा आ जाए कि एक बात बता मेरे प्यारे कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है इनमें आपके मिस मेटल में, तो उस समय लैंथेनाइड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लैंथेनाइड में वो सारे लैंथेनाइड लिख देगा ऑप्शन में, फिर तो उस समय याद रहना पड़ेगा कि सीरियम होता है। सिंपल बात यही खोपड़ी में रखनी है। बाकी आयरन पाया जाता है। अब क्या, इज एडेड टू स्टील टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, ये ऐड किया जाता है मिस मेटल किसके, स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। अच्छा जी, ताकि आप रेलवे ट्रैक्स वगैरह आराम से बनवा पाए, है ना। ओके, इट इज पायरोफोरिक, मतलब ये आग लगवाने में भैया बहुत ही हेल्पफुल इंसान है।
तो पायरोफोरिक है एंड यूज ऑल्सो यूज इन गैस लाइटर्स। गैस लाइटर्स होते हैं उनमें ये भाई साहब यूज किए जाते हैं। और एक लाइटर फ्लिंट, जानते हो क्या लाइटर फ्लिंट? लाइटर फ्लिंट क्या होता है? लाइटर फ्लिंट क्या होता है? जो लाइटर होते हैं, छोटे वाला लाइटर जो मिलता है ना, अब जो लोग वो बीड़ी बंडल वाले ज्यादा समझते होंगे, लेकिन बीड़ी पीने वाले मुझे नहीं लगता कि लाइटर खरीदेंगे, वो तो माचिस से काम चलाते होंगे। जो भी होता है लाइटर फ्लिंट में वो जो घिर्रियां बनी होती है ना, जिसमें उंगलियां ऐसे मारते हैं चिंगारी निकलती है, उनमें भी यही मिस मेटल ही यूज किया जाता है। ठीक है जी, ओके ओके ओके। बीड़ी पीने वालों को तुम्हारे लिए भी देखो कुछ आ गया है। देखा, बीड़ी पीने वालों का भी मैंने इतना ख्याल रखा कि जाते जाते आपको ये भी बता दिया कि देखो तुम्हारे लिए गैस लाइटर किससे बना हुआ। केमिस्ट्री देख लिया बीड़ी वालों ने भी। चलो अब अगला देखते हैं। ए गुड डील ऑफ मिस मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, सेल्स एंड लाइटर फ्लिंट। लाइटर फ्लिंट उसी को बोलते हैं जो भी मैंने बताया, लाइटर फ्लिंट। ये क्या, बुलेट्स भी बनाने के काम में आता है। ये पेपर में पूछा जाएगा, यूजर्स पूछते हैं, और इतना ही पूछते हैं जितना यहां लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन नहीं बनाते आपके लिए। ठीक। लेकिन सुनो यह क्या लिखा है, लिखा है मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय हो और उसमें आप मिस मेटल साथ साथ यूज करोगे, जैसे कि यहां पे आयरन यूज हुआ ना, कहां गया भैया आयरन, हाँ, आयरन की जगह आप अब मैग्नीशियम डाल दो तो वो यूज किया जा सकता है बुलेट्स में और लाइटर फ्लिंट में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं भैया। मिक्स्ड ऑक्साइड, ये पढ़ना है, जस्ट एक दो बार पढ़ना है, इधर टिकता है धीरे धीरे, है ना, और ऑप्शन ऐसा आता है कि आप छांट दोगे। मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर इंप्लॉयड, मतलब यूज किया जाता है एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम क्रैकिंग के बारे में मैंने कब बताया था, जियोलाइट वाले के टाइम पे बताया था। तो पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज किया जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड्स, मतलब लैंथेनाइड डिफरेंट लैंथेनाइड्स के ऑक्साइड्स हैं, उनको मिला दिया गया, उनका मिक्सचर यूज किया जाता है एक बड़ी सी कार्बन की चेन को तोड़ने के लिए, क्रैकिंग करने के लिए। अच्छा, हमको क्या कह रहा है सर, आपको इतना डिटेल में पता है इसके बारे में? अरे बीड़ी, जब हमारी क्लास में बीड़ी मंडल वाले होंगे उनके लिए कुछ तो रिसर्च करना पड़ेगा ना जी। हाँ, अब सुनिए, सम इंडिविजुअल एलन ऑक्साइड का क्या मतलब है? मतलब लैंथेनाइड के कोई एक ऑक्साइड ले लो, इंडिविजुअल मतलब कोई एक, मिक्स्ड मतलब दो चार मिला करके, ठीक है। अब कोई एक ले लो तो वो किस में यूज किया जाता है? वो एज ए फॉस्फोरस यूज करते हैं। ये पेपर में आता है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ओपी स्टार। ओपी स्टार, ये तुम छोड़कर जाओगे, इसीलिए भैया यहां पहले लगा दे रहा हूं, है ना, टेलीविजन स्क्रीन के लिए। अरे वही लाइट पड़ने के बाद जब चमक आती है तो उसके लिए शब्द यूज किया गया है, ये फॉस्फोरस बोलते हैं इनको। ये फ्लोरिस, है ना, फ्लोरिसेंट जो मटेरियल्स होते हैं, ये समझिए कि उनकी उनकी तरह यूज करे जाते हैं ये। बस एक बात भैया बता दिया है, याद रखना, मेन जो है दैट इज मिस मेटल, ओपी स्टार, इनके आने का भरपूर चांस है। ठीक, इन भाई साहब के आने का चांस है, बाकी तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार जस्ट रीड कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, आओ रे प्यारे, आओ आओ, अब कुछ करते हैं भैया, क्वेश्चन करते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है भाई, पढ़ के देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये ऐसा ही आता है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करिए, क्या लिखा है? एलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, क्या होता है मेनली, बताइए क्या होता है? एनसीईआरटी वाले क्या कह रहे थे कि 95% लैंथेनाइड्स हैं, और इसी को आगे चल के डिवाइड कर दो तो कैसा दिखता है कि इसमें सीरियम होता है, ज्यादातर ज्यादातर सीरियम होता है, और साथ साथ लैंथेनम होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। बस लैंथेनम कम, सीरियम ज्यादा, लेकिन ओवरऑल लैंथेनाइड कितना है? 95% होता है। 5% के आसपास, 5 से 7% का जो रेंज है वो आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अभी तुम पहली बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें तकलीफ लग सकती है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। तो इसमें क्या कहोगे? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलो कम से कम एक आध दो चीज तो कर ले गए। चलिए चलिए, हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, चलो चलो चलो, 45 सेकंड दिया, क्वेश्चन करो। अगर आप तक पोल पहुंच रहा है तो ठीक, नहीं तो कमेंट में यहां पे जवाब देना, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है जी, विच वन, इनमें देखना है कि जो कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं भैया बताइए? जो मेटल, देखो जो खुद का क्या कराएं रिडक्शन, तो खुद का रिडक्शन कौन कराएगा? जो हायर पर बैठा होगा। तो मान लो कोई +4 में है और वो खुद को तभी तो रिड्यूस करा के 3+ लेके आ पाएगा। बोलो भाई, यहां जितने भी लोग लिखे गए हैं ये सारे लोग क्या हैं? लेंथेनाइड्स हैं। तो लेंथेनाइड्स में +3 ही आना है सबको। तो +4 वाला कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा। +4 वाला कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपको क्या दिखाई देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बालक ऐसा है कि जिसको समझ नहीं आएगा। बी ऑप्शन यहां पे सही होता हुआ नजर आएगा। सिंपल है ना, बहुत आसान। ये क्वेश्चन फ्रेम होगा आगे, ये क्वेश्चन आगे फ्रेम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे सही आएगा, 72% सही है। ठीक है, पढ़ने वाले बालकों एक बात ध्यान रखो, यहां पे टिके रहना भैया अगले 6 दिन, ज्यादा दिन है नहीं, लेकिन नंबर्स मिलेंगे भरपूर तुम्हें। ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, कर लोगे? चलो करा देता हूं, क्यों छोड़ना। 1 मिनट दिया, चलो करो। 1 मिनट दिया है, पढ़कर करिए। दिमाग लगाना, उल्टे सीधे मत सोचने लग जाना। मुझे पता तुम गलती यहां थोड़ा मोड़ा करोगे, जरूर थोड़ा मोड़ा करोगे ना। सीरियम तो जेनॉन है ना, ये क्या बात हुई? अरे नहीं नहीं, चाहे जो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है वहां तक सबको आना पड़ेगा। वो कितना स्टेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अरे इसको ऐसे सोचो कि जैसे हमने E0 वैल्यू पढ़ी, तो E0 वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव थी, तो रिड्यूस तो होना ही है ना सीरियम +4 को। मेन चीज तो E0 वैल्यू है, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन E0 वैल्यू के आसपास घूमती है। रियल जो बात है, एक्चुअल जो डेटा है वो यही है, E0। पढ़ो और सीखो क्या होगा, पढ़ो और सीखो। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? लग तो रहा है सर। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है? सर लग तो रहा है। अच्छा, ये भाई साहब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो हो नहीं सकते। मैग्नीज का 2+ कभी 3+ बनाने की कोशिश नहीं करेगा, है ना, ये D5 में। और Mn3+ ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो मतलब ये भी नहीं है। तो बचा कुचा कौन? ये है सीरियम, अरे सॉरी क्रोमियम। क्रोमियम जो है +2 से +3 क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसको D3 मिलेगा, और D3 मिलने पर क्या मिलता है प्यारे? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0, तो तीनों अनपेयर्ड हो जाते हैं, इसीलिए वो ऐसा होना चाहता है। तो जवाब के तौर पर बी ऑप्शन तो सीधा सीधा नजर आ रहा है। क्या कहते हो? वेरी गुड। चलो 65 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आगे इन फ्यूचर। इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, ये आए नहीं है अभी, इनके आने के चांसेस हैं। ठीक, चलिए अब रिएक्शंस पढ़ा देता हूं लैंथेनाइड्स की। कुछ है ही नहीं, लैंथेनाइड में कुछ नहीं है भाई, है ना। एक जगह ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। एक ही बात है खोपड़ी में रखना कि लैंथेनाइड हमेशा अपने आप को Ln+3 में बनाना चाहता है और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहता है। दैट्स इट, इसका मेन कार्यक्रम यही है प्यारे। पूरा ओसी सर डरा हुआ है आपको देख के। ओसी क्या होता है समझा नहीं? ओसी किसी टीचर का नाम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो डरा क्यों? ऑर्गेनिक कैसे डरेगा पागला? इधर देखो, मेटल कभी भी बर्न होता है तो अपना ऑक्साइड बनाता है। अब Ln का ऑक्साइड कैसे बनेगा भाई? ऑक्सीजन पे आता है 2-। अब बताओ कैसे लिखोगे फॉर्मूला? ऑक्सीजन पे होता है 2-, तो 2 यहां लिख दो, इस पर 3 होता है, 3 यहां लिख दो। ओहो, पहला वाला क्या है भैया? 2 है ये। बस कितना आसान है भाई, इनमें ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड पे ऑक्सीजन में 2- होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। एसिड के साथ क्या होगा? अरे अभी बताया था कि H2 गैस उड़ जाती है, क्योंकि Ln एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के मारेगा, एसिड H+ देगा, उससे H2 गैस उड़ जाएगी। चलिए बहुत आसान बात है, चलिए अगला देखते हैं। अगर आप सल्फर के साथ हीट करते हो तो आपको पता जैसे ऑक्साइड बनता है उससे सल्फाइड बनता है, तो सल्फर पर क्या होता है प्यारे? सल्फर पर 2-2 यहां लिख दो, 3 यहां लिख दो। क्या बात है सर, ये तो बड़ा आसान है, आसान ही है भाई। हेलोजेंस में क्या है भाई? आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो। हेलोजन को मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स आपने लिख दिया, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है।
इनके केस में क्या होगा, ln(x3) बन जाएगा, क्योंकि इस पर तो -1 आता है। ओ बहुत आसान है सर ये तो। नाइट्रोजन में क्या करें, हीट विद नाइट्रोजन, एक्चुअली N2 के साथ हीट करते हैं, N2 के साथ हीट करते हैं, ठीक है। N2 के साथ हीट करोगे, नाइट्रोजन पर क्या आता है 3-, नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्रोजन पर 3-, तो नाइट्रोजन पर अगर 3- की बात करें तो क्या होगा, ln(n), ठीक है जी। ln क्या है, रिप्रेजेंटेशन है लैंथेनाइड की किसी भी एलिमेंट का, तो कोई भी हो सकता है, यहां पे सीरियम वगैरह कुछ भी ले लो, ठीक। अब ये देखो, ये कार्बन के साथ विद कार्बन, ये कार्बन लिखा, ध्यान रखना, ये कार्बन लिखा है, ये टेम्परेचर है, ये कार्बन के साथ अगर आप हीट करते हो तो ज्यादातर जो मिलता है वो LnC2 टाइप मिलता है, LnC2 टाइप मिलता है कार्बाइड, ठीक है। ये भाई साहब, ये कार्बाइड वाली बात याद रखनी है, कार्बाइड याद रखना, यहां पे ज्यादातर कार्बाइड मिलता है, वैसे तो मिक्स्ड मिलता है, लिखते हैं मिक्स्ड कार्बाइड्स मिलते हैं, मतलब यही एग्जैक्ट एक नहीं मिलता है, ज्यादा ये मिलता है मिक्स्ड कार्बाइड। यहां पर मिक्स्ड कार्बाइड, कार्बाइड का मतलब कुछ और नहीं यार, कार्बन की खोपड़ी पर माइनस को कार्बाइड कहते हैं। अच्छा, LnC2 ज्यादा फेमस है, बस इतना जान लो। वाटर में क्या है, वाटर डालो, वाटर डालने पर क्या होगा बताओ, Ln क्या करेगा, वाटर H+OH-, तो एक तो H2 गैस निकाल देगा, लेकिन अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसका हाइड्रोक्साइड कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बोलो रे प्यारे, मजेदार है ना। अब अगली एक लाइन सुनो, मैंने क्या बोला था कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कैल्शियम से मैच करती है। देखो एक ही बात 50 बार आएगी ताकि खोपड़े में टिका दे बात, कैल्शियम से मैच करती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन बर्दाश्त करो, दे फॉर्म ऑक्साइड्स, दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, द हाइड्रोक्साइड्स आर डेफिनिट कंपाउंड्स, मतलब ऐसा दिखता है LnOH थ्राइस, नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स का क्या मतलब होता है, जैसे आयरन में लिखते हैं Fe2O3 डॉट, यहां पे हम लिखते हैं Fe2O3 डॉट XH2O, अभी ये X की वैल्यू कंफर्म नहीं रहती है, तो इस तरीके से जब लिखा हो ना, है ये भी हाइड्रोक्साइड, कैसे, पानी और ऑक्साइड मिलके होता है हाइड्रोक्साइड, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो है हाइड्रोक्साइड बनाता है तो ऐसा बनाता है, वो अच्छा वाला हाइड्रोक्साइड बनाता है जो आज तक आपने पढ़ा हुआ है। प्रशांत जी बात ठीक कर रहा हूं क्या, ओके समझ गए, चलिए चलिए ठीक है जी। अरे ओ प्यारे, ये लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, डेफिनेट कंपाउंड्स नॉट जस्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्साइड विद वाटर, दे आर बेसिक लाइक एल्कलाइन अर्थ, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। क्या बात है, लगाना। हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्या बताया मैंने कि जैसे आयरन का ले लो तो Fe2O3 डॉट XH2O, मतलब उसके साथ पानी है, ऑक्साइड विद वाटर, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। हाँ ये पढ़ ले भैया, ये क्या लिखा है। अब एक्टिनाइड तो भैया सच बताऊं तो बहुत 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 फालतू चैप्टर है एक्चुअली देखो, इसीलिए इन्होंने लिखा है कि ज्यादा मत पढ़ो इसके बारे में। क्या कहा, एनसीईआरटी ने कहा नहीं नहीं ज्यादा देखो पढ़ने नहीं है। एनसीईआरटी नीचे वाली लाइन समझ नहीं आई सर, कौन सी वाली लाइन भाई, मैं बता देता हूं, पीछे वाली पूरी बात मैं बताता हूं, इसको आप पढ़ो, मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। वो जो पीछे कहा मैंने कहा कि देखो भैया, जो जितने भी लैंथेनाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरह होती है, और कैल्शियम भाई साहब कहां के हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल के हैं। कहां के हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल के। इसमें कोई शक समस्या और संदेह तो किसी को नहीं है भैया कि कहां के हैं वो, एल्केलाइन अर्थ मेटल के हैं। तो वो कहना ये चाह रहे कि देखो भैया, जो भी इनके ऑक्साइड बनेंगे उनका बिहेवियर कुछ वैसा सा होगा जैसा कि कैल्शियम का होता है। अरे ऑब्वियस सी बात है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, मेटल के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं। कितनी बेसिसिटी है, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड जैसी ही बेसिसिटी है। ये पुरानी बातें थी सबसे, ये देखो पुरानी बातें मैंने रिवीजन करवा दिया। मैंने कहा कि देखो लैंथेनाइड मेटल था, तो मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों ही बेसिक नेचर के होंगे, उनका बेसिक नेचर वैसा सा ही होगा जैसा कैल्शियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का होता है। ये पीछे लाइन यही लिखी थी। अब ये देखो क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं देख भैया एक्टिनाइड की जो कहानियां हैं, एक्टिनाइड की जो बातें, नाइट्रोजन वाला एक्सप्लेन कर दूं। देखो N2 जो होता है उसका नेगेटिव पार्ट बनता है नाइट्रोजन पर 3- ये है नाइट्राइड। जैसे हाइड्रोजन पर 1- को हाइड्राइड कहते हैं, नाइट्रोजन पर 3- को नाइट्राइड कहते हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉस्फोरस पर 3- फॉस्फाइड कहते हैं। ये क्लास में मैंने खुद करवाया है जब मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ा रहा था तो, ठीक है। इसलिए क्लास में, हर क्लास में मौजूद रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अरे चेतन, जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना कार्बाइड वाला, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं वहां एक्चुअली कार्बाइड का मिक्सचर आता, कोई एक आता ही नहीं है, ज्यादा ये पाया जाता है। इसलिए हम कह देते हैं कि भैया ये LnC2 टाइप है। रियल बात ये है कि वो जो फॉर्मूले से सेटिंग आएगी वो भी पाया जाता है, लेकिन वहां मिक्सचर पाया जाता है ओवरऑल। ठीक, चलो चलो अब अगला देखेंगे क्या है। ड्यू टू अकरेंस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। यहां हम जैसे लैंथेनाइड में क्या कहते हैं कि देखो भैया ज्यादा ज्यादा क्या पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन नंबर लैंथेनाइड में या तो हाईएस्ट है तो +4 पॉसिबल है ना, कम से कम है तो +2 पॉसिबल है, और +3 तो यार लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों के +3 ही होते हैं। तो मतलब 3 तरीके के वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। बट यहां एक्टिनाइड में भैया भर भर के ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी +7 तक देते हैं। ये भाई साहब भी +7 तक देते हैं। मतलब यहां खूब सारा ऑक्सीडेशन नंबर्स आएगा। तो भैया इसकी केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल बन गया आपके लिए, तो इसलिए आपके कोर्स में बहुत ज्यादा है भी नहीं, कम ही दिया है। चलो अच्छी ही बात है। ड्यू टू दियर रेडियो एक्टिविटी, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव हो गया तो इसके बारे में पढ़ना समझना ऐसे ही तकलीफ की बात हो गई। सर आपकी खुशी कहां है? खुशी दिल में है जी, कैसी बातें कर रहे हो, निकाल के बाहर थोड़ी रखेंगे उनको। हाँ चलिए आगे देखते हैं भाई। ये है असली बवाल। असली बवाल तो ये है भाई, इसको तुम्हें घर से करना है क्योंकि बवाल है ये ना। आसान नहीं है ये, थोड़ा सा तो कठिन है बाबा। इसका नाम याद कैसे करा था? थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स ला रहे। पहले तो ये कहानी है, सुनना है, ठीक है जी। अभी तक सवाल नहीं आया है और क्या पता आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए एक्टिनियम तो हमने सीख रखा है, ये हमारा मैटर क्या है 90 से है। 90 में आता है थोरियम। जो ये थोरियम है यहां पर देखो भैया 5D1 नहीं आता, क्लियर रखिए। तो पहला आपको याद रखना होता है 7वां। 7वें में देखोगे तो यहां पर 6D1 मिलेगा, 6D1। यहां पे जो अंतर बेसिकली आया वो क्या आ गया भैया कि देखो 7 और 14, क्यूरियम और लॉरेंसियम, इन दोनों में आपको 6D1 दिखेगा। समझ रहे हो, 6D1 दिखेगा। अभी पेपर में नहीं आता ज्यादा, लेकिन आ सकता है, चांसेस हैं। एक्चुअली इसकी केमिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसको सच में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो सवाल दे देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है वो, ठीक है। चलिए चलिए, यहां देखना भाई मैंने क्या बोला हुआ है। अब याद करवा रहा हूं तो यहीं याद कर ले भाई। पहली चीज तो ये कि यहां पहले वाले में आपको 6D1 नहीं मिलता है, ठीक है, किसमें, एक्टिनाइड में, लेकिन 7वें और 14th में आपको मिलेगा। तो देखोगे इसमें ना कोई तकलीफ नहीं है, यहां से 94 से लेकर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां है वो देख लो, मेन ये है, बस ये बात थोड़ा अलग सी है। ये एक पहला और ये तीनों, मतलब सही से देखो तो ये तीनों में आपको क्या मिलेगा, 6D1 6D1 6D1। क्या समझे, यहां तीनों में 6D1 है। अब इसको एक बार आप भैया अपने घर पे बैठ के पढ़ लेना, कहानी सिंपल है, अभी अपन कुछ कर नहीं सकते। हाँ इसमें एफ ही नहीं है, ये है, अब है तो है वाली बात है आज, ठीक है जी। आज ही सॉल्ट एनालिसिस करवा दो। अच्छा खोपड़ी फट जाएगी बच्चों की। अब ये सब भैया घर पे अपने पढ़ लेना कि यूरेनियम क्या है, हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। अच्छा जी, बहुत हैवी है जी। आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट्स आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। ये बात हमने बहुत पहले बचपन में ही सीख ली थी। बचपन मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने कह दिया था एटॉमिक नंबर जो है अगर 92 से ज्यादा है तो उसको ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। 12 मोर एलिमेंट्स हैव बीन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। 12 जो यूरेनियम के बाद आने वाले 12 हैं, कहा जा रहा है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हैं।
अच्छा जी, ध्यान रखना भैया, 92 के बाद 93 से लेकर आगे 12 जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियली, मतलब इंसान उनको बना रहा है लैब में बैठ करके। ठीक है जी, चलिए अगला पढ़ना भैया। ये सब खाली पढ़ने के लिए अपने घर पे पढ़ लेना, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर हाफ लाइफ इनकी एक तो बहुत कम आती है, देख रहे हो 3-3 मिनट है, एक दिन से लेकर के 3 मिनट में वो अपने पूरे मास का आधा मास खो देते हैं 3-3 मिनट पे। ओह दादा रे दादा। ठीक है जी, और सिंथेसाइज करे जा रहे हैं कहां पर, लेबोरेटरी में। ये घर पे पढ़ना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो ये क्या है, जो 5F एंड 4F है उसमें एक चीज देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये थोड़ा सा जान लो, एक थोड़ा सा लाइन जान लो क्या है। 4F एंड 5F में 4F क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास 4F होगा, 5F थोड़ा बाहर होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो 5F है वो बाहर होने की वजह से, एटम के बाहर की तरफ होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स के बनवाने में हेल्प करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। बट जो 4F है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है, या कहो अगर एटम के बाहर से देखो तो बहुत अंदर है एटम के, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और यही वजह है कि आपको लैंथेनाइड्स के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कॉम्प्लेक्स हमने डी ब्लॉक में पढ़ा है वैसे नहीं देखने को मिलेंगे, बट एक्टिनाइड्स में वो चीज देखने को मिलती है, क्योंकि जो 5F है वो बाहर की तरफ है। ठीक है जी, देखो भैया यहां पे क्या लिखा है, द 4F, अरे ये पढ़ना है घर पे, कह रहा है क्यों पढ़ा रहे हो, ये घर पे खुद से पढ़ना है तुझे। 5F ऑर्बिटल्स रिजेंबल्स द, ये लाइन आ गई ना खोपड़ी फट जाएगी तुम्हारी, तुम्हें लगेगा कि ये सर ने छोड़ दिया, तो ये पाप मैं करना नहीं चाहता। देखो भैया 4F और 5F में चेक करना, 5F वाला जो होता है वो 4F की तरह रिजेंबल करता है, किसमें, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ये क्या है, ये पढ़ाया गया कहां पे है, आपको बताया गया था कि चाहे s ऑर्बिटल है तो उसका वेव फंक्शन एक जैसा है, p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन एक जैसा है, f ऑर्बिटल वालों का वेव फंक्शन एक जैसा होता है। वेव फंक्शन कहां पढ़ा था हमने, किधर पढ़ा था, चलिए बताइए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते वक्त ये चीजें बताई गई हैं। अच्छा जी, फिर देखो क्या लिखा है, दे आर नॉट, ये है मेन बात, दे आर नॉट एज बरीड एज 4F, मतलब अगर एटम मान लो ये है तो वो कह रहा है कि दफना दिया गया है 4F को अंदर की तरफ, लेकिन 5F ऊपर की तरफ है। ये लाइन पढ़ करके तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुम सोचोगे बाप रे बरीड कैसे आ सकता है, यहां दफनाना कैसे आ सकता है यहां पे। तो ये कहने का मतलब है कि अगर ये एटम है तो एटम के बाहरी साइड आपको 5F मिलेगा, लेकिन 4F अंदर की तरफ दफनाया हुआ मिलेगा। यही वजह है, हेंस 5F इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू अ फार ग्रेटर एक्सटेंट, थोड़ा अच्छे से कर पाते हैं बट नॉट दैट। ठीक है, इतनी बात ठीक है। हाँ, अगर कोई एनसीईआरटी से मैच करा लेना, अगर कुछ गड़बड़ लगे यहां पे एनसीईआरटी से मैच करा लेना, कुल मिला के बात ये है। ठीक है जी, अरे ओ भैया कौन सा कह रहा था यार, ये सब तो अलग अलग है भाई। अच्छा ये तो 10 होगा ना, ये कह रहे हो क्या, 9, 10, 11, ठीक है सही कर दिया। चलो भैया अब एटॉमिक रेडियस देख लो, जैसा हम लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं वैसा ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, इतने में लाइन खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि देखो भैया जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत और ज्यादा अच्छे से होती है विद रिस्पेक्ट टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर हम लेंथनाइड में लेफ्ट से राइट चलें, हम अगर सीरियम से ल्यूटेशियम चलें, तो जितनी तेजी से घटती है रेडियस उससे तेजी से एक्टिनाइड सीरीज में रेडियस घटती हुई दिखाई देती है। अब मन में प्रश्न आता है ऐसा क्यों होता है, सोच के बता ऐसा क्यों होता है, सोचो और क्यों होता है इसका जवाब दीजिए। तो आप कहोगे अगर मैं सील्डिंग की बात करूं तो 4F और 5F के इलेक्ट्रॉन्स की बात करे जाए तो 5F के जो ऑर्बिटल्स हैं वो और ज्यादा पुअर सील्डिंग करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से वो और ज्यादा दूर बैठे हुए हैं। ठीक, तो पुअर सील्डिंग ऑफ 5F की वजह से यहां पर आपको एक्सटेंट ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। सिंपल यही लाइन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया, इतना तो हमारे कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया। हाँ क्यों ही पढ़ाएंगे भाई, और ये सब आएगा पेपर में।
पढ़ लेना, ये लाइन बहुत आसान है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह यहां पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो वाला थोड़ा ग्रेटर एक्सटेंट में देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू लैंथेनाइड के। उसका रीजन है कि भैया 5F का जो सील्डिंग पावर है वो थोड़ा सा क्या होता है प्यारे, और कम और कमजोर होता है 4F के रिस्पेक्ट में। मैंने हर एक लाइन पढ़ा दी है। आज आप एक काम करेंगे, जाकर एनसीईआरटी डाउनलोड करेंगे और उसकी हर एक लाइन को एक बार चेक करिए कि क्या डी&ए ब्लॉक को हमने पूरा पढ़ लिया है। तुम्हारा काम निपटा दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। हमारी कोचिंग में जेरोक्स देके बोला कि पढ़ लो, ऐसा ही होता है एक्चुअली। इनऑर्गेनिक में ना बहुत ज्यादा कुछ तो यही कह देते हैं कि अरे कुछ नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लो। जैसे वो गधा भी कह रहा था ना कि सर आप एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहे हो, तो बेटा क्योंकि तू नहीं पढ़ सकता, तेरे पास इतना दिमाग नहीं कि तू यही लाइन पढ़ ले और तुझे समझ आ जाए ना, ना इतना दिमाग है ही नहीं तुम्हारे पास। इसका मुझे संपूर्ण भरोसा है 100%। यहां मैं जो लाइनें बोलूंगा प्यारे, उन लाइनों को सुनोगे एक बार, जब रिवीजन करोगे सब धीरे धीरे खोपड़ी में टिकेगी, ये मेरे को पता होता है, ठीक। इसकी हर एक लाइन पढ़ ली है, हर एक लाइन पढ़ ली है। इसको तो तुम्हें पीडीएफ मिलेगा, इसको रिवीजन कर लेना। ये है जहां से क्वेश्चन आएगा, तो यहां पर ओपी स्टार लगा देते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, फिर से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से सुन लेना। देखना, जो आपका ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम तो हिस्सा नहीं होता, लेकिन मैंने बताया ना कि लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हम इसको इसके साथ मर्ज करके पढ़ेंगे क्योंकि इसकी भी केमिस्ट्री इन्हीं की तरह मैच करती है, इसीलिए लैंथेनम को लैंथेनाइड के साथ पढ़ाते हैं, एक्टिनियम को एक्टिनाइड के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्टिनियम कहां का है, डी ब्लॉक का है, लैंथेनम कहां का है, डी ब्लॉक का है। हाँ, इसके बाद वाले सारे एफ ब्लॉक के। अब देखो जैसे जैसे आप इधर जाओगे ये लाइन कहीं देखी देखी सी लग रही है यार, ऐसा है ना। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ठीक है। 7 कितने का है भैया देख लेना, एनपी एंड पीयू, ये दो लोगों का 7 है, तो ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, यहां पे मैं लिख के बता देता हूं क्या क्या है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम, पुराने आम, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये चारों एलिमेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक। बाकी में आप देखोगे तो सब में आपको कॉमन क्या दिखेगा, देखो +3 है, इसका मतलब एक्टिनियम में +3 आएगा। खत्म हो चुका है, अब तुम्हें पढ़ने को दे सकता हूं मैं, इस स्थिति पर है। अगले 15-20 मिनट में कहानी खत्म हो सकती है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करवाने हैं ना, क्वेश्चन करवा के तब भेजूंगा, ऐसा नहीं छोड़ सकते जी। हाँ, देखोगे आपको थोरियम किसमें मिलेगा, +4 में। थोरियम किसमें मिलेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है थोरियम का। ये पेपर में बनेगा, थोरियम का इकलौता ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +4। अगला क्वेश्चन ये बनेगा, ये जान लेना, ठीक है जी। हाँ, हाईएस्ट वाले बनते हैं, ये देखो 6, ये 7, 7, 6 4 लोगों के पास है। अभी ये लाइनें तुम्हें पढ़ लेना घर पे। अब एक बात बताओ, अगर तुमसे मैं कहूं कि 7 तक के, ये जो 7 तक का ऑक्सीडेशन नंबर है, ये कैसे आया होगा, कैसे बताओगे, समझा सकते हो क्या, बोलो। अगर मैं पूछूं ये 7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया होगा, तुम कहोगे आउटर सेल के 7 इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, कुल मिला के यही कब कहोगे। तो देखो कहां कहां से निकलता है वो इलेक्ट्रॉन, वही उन्होंने लिख रखा है कि जो तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो 5F सीरीज है, तो 5F से निकालोगे, 6D से निकालोगे और 7S से निकालोगे। ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है कि भैया आउटर में इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, सिंपल। और ऐसा यहां से निकालना आसान क्यों हो पाया, क्योंकि इनकी एनर्जीज कंपेरेबल एनर्जीज हैं। ऐसा हमने डी ब्लॉक में भी सुना था। डी ब्लॉक में हम कहते थे कि 3D एंड 4S दोनों के इलेक्ट्रॉन निकालने आसान इसलिए हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी करीब करीब बराबर है। सेम लाइन चिपकानी है, सेम, कि भैया जी जो लास्ट के 7 इलेक्ट्रॉन है वो 5F में होंगे, 3D में होंगे और 7S में होंगे, तो वहीं से निकालना पड़ेगा, सिंपल। तीनों से निकलेगा क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तीनों दिखाई देते हैं। अरे अभी तो पीछे देखा ना, तीनों दिखाई देते हैं, 7S दिखाई देगा। और यार 5F सीरीज ही कहते हैं इसको, एक्टिनाइड को हम 5F सीरीज कहते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन 5F के अंदर आ रहे होते हैं। +3 तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये दोनों लाइन आपने सीख ली, ध्यान रखिए, इसमें कुछ रटा नहीं है, बहुत आसान है। ये क्या है प्यारे, हाँ ये देखो, ये क्या है, ये कुछ नहीं कहते, देखो कहेंगे शुरुआत में ना, शुरुआत में धीरे धीरे बढ़कर हाईएस्ट पे जाता है और बीच से इधर जाने पर कम हो जाता है। यही लाइन इन्होंने एकदम छापा हुआ है।
पढ़ लेना अंग्रेजी, अंग्रेजी में बस वही लिखा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज में फ्रिक्वेंटली यहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं, इधर आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। फॉर द एग्जांपल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 ऑफ थोरियम टू +5 +6 +7 रिस्पेक्टिवली। एक का है पीए, एक का है यू, एक का एनपी, ये रहा पीयू। बस इतनी लाइनें लिखी हैं, बाकी में लिखा है धीरे धीरे इधर घटती जाती हैं। बातें वही हैं, घुमा फिरा कर बताई गई हैं। ठीक है जी, चलिए चलिए जी। एक्टिनाइड रिजेंबल्स, हमने क्या पढ़ा था, लैंथेनाइड में मैक्सिमम क्या हो सकता है, +4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, +3 हो सकता है। तो वो कह रहा है +4 +3 यहां भी पाया जाता है, दैट्स इट। अब भैया आगे बढ़ लेते हैं, है ना जी। चलिए चलिए, क्वेश्चन चला गया, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करो। क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड है भाई, चलो कर लो। क्वेश्चन करा देता हूं, खत्म हो चुका है आपका यही चैप्टर। ये चैप्टर तो इस तरीके से होता है यहां पर समाप्त, लेकिन अभी क्वेश्चंस करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो सके। आपको अगले 15 से 20 मिनट में ये कार्यक्रम करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना सीखा, देखो जितना तुमने सीखा उसी से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं करवाऊंगा ही, डोंट वरी डोंट वरी। चलियो चलियो, क्या लिखा है करियो। लिखा है इन्होंने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरेनियम, सिंबल निकालो यू, प्लूटोनियम पीयू, सिंपल। अब याद कराया था तुमको, है ना जी। नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, है ना। यूरेनियम में क्या आता है 6, इसका कितना आता है 7, इसका कितना आता है 7। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। यूरेनियम में 6 आता है, इसका 7। पुराने आम कम बिकेंगे, अरे ऐसे दिमाग में रखो कि पुराने आम कम बिकेंगे, ऐसे करके पढ़ना। पहला तो कम आएगा फिर ज्यादा आला आता है। बोल रहे भाई ए सही है क्या, है बताओ। अरे गलत कर दिया तुम लोगों ने भी, है यहीं यहीं पलट गई जनता, जनता पलट जाती है जनता का क्या। ओपी स्टार लगा रखा, ध्यान रखियो भैया। देखियो ये भाई साहब यूरेनियम का हाईएस्ट है, एनपी एंड पीयू ये दोनों के +7 आते हैं। ठीक है, इसीलिए खोल के दिखा रहा हूं भैया। गलती होगी कोई बड़ी बात नहीं, अभी तुमने याद ही नहीं करा इतना अच्छे से, धीरे धीरे याद हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, याद हो जाएगा जनाब। ठीक है, चलिए ये हो गया आपसे। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस ऑन मूविंग सीरियम से ल्यूटेशियम जाने पर क्या होगा। भैया बताते रहना या कर लोगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये क्वेश्चन मैंने यहां करवा दिया है क्या। ये क्वेश्चन भी थोड़े से, एक्चुअली क्या होता है ल्यूटेशियम में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। पैरामैग्नेटिज्म तो घटता जाता है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा, डिक्रीज करता है पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। ये क्वेश्चन करके आना भाई, वैसे तुम्हें बता दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा करके जाना। एक्चुअली क्या ये वाली जो लाइन है ना नीचे वाली, ये थोड़ी बात आ रही है, एक पीपीटी पे है, क्वेश्चन बाद में कर लेना। ठीक है, ट्राइवेलेंट, अच्छा डिक्रीजेस हैं। ओह सॉरी, मैंने इंक्रीजेस, दिमाग में मेरे इंक्रीजेस घूम रहा है यार। तभी देख रहे हो, तुम्हें नहीं सबसे गलतियां होती हैं जी। ये भैया डिक्रीजेज, होमवर्क नंबर 1। चलो कर क्या ना, इसमें कुछ और है, इसीलिए ऐसे ही नहीं दिया है तुमको। पढ़ लेना घर पे, फिर बताता हूँ। ये वाली लाइन एक्चुअली मैं बाद में कवर करने वाला हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। अभी करवाऊंगा, मैं ही कराऊंगा, अगली क्लास में लेके आऊंगा, डोंट वरी। पहले ये करो करो करो, चलो क्वेश्चन करो। ये जो आया हुआ है उसमें भैया 45 सेकंड दे रहा हूं, कर लो कर लो कर लो, तुरंत करो। क्या लिखा है पढ़ो, इन्होंने क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स आर सोन। अब देखो इसका क्या मतलब है भाई, एनपी था और पीयू, ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताते हैं। दोबारा सुनना, दोबारा क्या बोला मैंने, एनपी एंड पीयू दोनों ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताते। एक तो ये कि ये +7 वाले हैं, ये अलग बात है कि हाई है, इसको कहते हैं हाईएस्ट बताना।
पॉसिबल का मतलब क्या है कि इसके +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है, +6 भी है, +7 भी, तो ये ज्यादा हो गए ना, तो इसलिए बोलते हैं भैया। एक तो चलो अच्छी बात यह कि जहां ज्यादा है वहीं पर पॉसिबल भी ज्यादा आता है। तो भैया ये कहीं है? ओके, मिल गया मिल गया भैया, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या कहते हो भैया, मिल गया? तो चलते हैं आगे। डी ऑप्शन सही, जितना आया ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 87% पहली बार हमें देखने को मिला है जी। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनाइड इज इनकरेक्ट। ए दादा लोग पढ़ के कायदे से आना, इनकरेक्ट। होमवर्क नंबर 2, इनकरेक्ट, कायदे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया जी। ये क्वेश्चन भी दे दें या आज ही करवा देते? चलो आज ही करवा देते हैं। चलो बताओ तुम, बताओ बताओ, कर ही लेते हैं। V2O5 की अगर मैं बात करूं, V2O5 कहां पर यूज होता है भैया? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, H2SO4 बनाना है, ठीक। ये भाई साहब ZN साहब हैं। निकल इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के काम में आता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुसा दी गई है इसमें भैया लोग। फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज किया जाता है हैबर्स प्रोसेस में। डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 में MnO2 यूज होता है, तो वो यहां पर लिखा नहीं गया है, ध्यान रखो। MnO2 यहां पर नहीं लिखा है ऑप्शन के रूप में, ठीक है। यहां पर तो MnO2 आता है। बचा कुचा एक ही है, कॉपर का +1 यूज किया जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलकर आगे पढ़ोगे, ठीक। चलिए, ये कौन है भैया? सब करवा दिया आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवा दिया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कायदे से एनसीईआरटी की हर एक लाइन और बाकी जेडली की जो इंपॉर्टेंट, जेडली जो बुक है उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपको करवा दिया है। तो 3 तो वैसे ही मैंने फॉलो करा दिए कायदे से, कहीं भागना मत लेफ्ट एंड राइट, तुम्हारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। क्या करें, छोड़ दें जी, कर लोगे। हाँ, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय इज, ये बुलेट्स बनाने में यूज किया जाता है मिक्स मेटल के साथ। मिक्स्ड ऑक्साइड किस में यूज किया जाता है? याद करो, मिक्स्ड ऑक्साइड पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज किया जाता है ना। मिस मेटल यूज किया जाता है। मिस मेटल क्या होता है? लैंथेनाइड का मेटल एंड आयरन होता है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भैया, ठीक। ओके ओके। लैंथेनाइड के ऑक्साइड जो होते हैं वो फॉस्फोरस की तरह काम करते हैं। ये कहीं नहीं है क्या? टेलीविजन स्क्रीन, ये रहा टेलीविजन स्क्रीन की तरह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए भैया। हाँ, वीडियो कॉल करेंगे लास्ट में। आज खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बात करनी पड़ेगी आपसे। ये देखो, +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम में आता है, OSO4 बोलते हैं इसको। 3D में +7 का हाईएस्ट किस में आता है? Mn में आता है। 3D ब्लॉक एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, चलो बताओ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या क्रोमियम का आता है क्या? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है? क्रोमियम का आता है। और एक बात यहीं पर याद कर लेते हैं, OP स्टार के नाम से, वेनेडियम में क्या आता है? सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन आता है। पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन वेनेडियम का आता है, लेकिन क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आता है। ले भैया, रिवीजन भी हो गया आपका। ये पार्ट वो है जो आप गलती कर बैठते हो इसमें और इसमें, ठीक है। अरे बोलो भैया, समझे? अरे प्यारे समझे जी। हाँ, ये भैया अपने घर पे पढ़ो, तुम्हारा काम है पढ़ना लिखना, अपने घर पे ये काम करके आओ, ठीक है। हाँ, ये बस लाइन यही मैं कह रहा था कि मैंने ये अभी नहीं पढ़ाया था, तभी मैं वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिए छोड़ रहा था। अब पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज यहां पर लैंथेनाइड में बहुत कम होती है ना, जबकि एक्टिनाइड में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर कहते हैं कि ल्यूटेशियम 3+ फॉर्म्स और सेवरल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू स्मॉल साइज। तो मतलब जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाएंगे, हमें यह देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ती हुई नजर आती है। इसीलिए मैंने ये लाइन यहां पर बोला था कि भैया आगे चल के देख लेंगे, ठीक। तो ल्यूटेशियम 3+ का क्या? अभी भागो मत, जल्दबाजी में ये सब एक बार भी नहीं सुन पाओगे कायदे से, ठीक। तो एक बार प्लीज एंड प्लीज पढ़ते रहें, ठीक है जी।
चलिए अगला ये लाइन क्या है, पढ़ लेना अपने घर पे। वही लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसके बीच में कहीं ना कहीं LnOH थ्राइस आता है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से ये लाइन, यहां से पढ़ो क्या लिखा है। LnOH थ्राइस का मतलब क्या है कि लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड, दोबारा सुनना, लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक है कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड से एंड मोर बेसिक है एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड से। तो इसका मतलब इन दोनों के क्या लगता है बीच में आता है ना जी, ये भाई साहब इनके बीच में आते हैं। इसीलिए कहा जाता था, जो मैंने शुरुआती बात करी थी कि कैल्शियम जैसे बिहेवियर इनिशियल एलिमेंट दिखाते हैं, एल्यूमिनियम वाले बाद वाले जो होते हैं उनकी तरह दिखाते हैं। ठीक है जी, तो एक बार इसको पढ़ लेना कि भैया ये जो लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो लेस बेसिक हैं कैल्शियम से, बट ज्यादा बेसिक हैं एल्यूमिनियम वाले से। क्योंकि आपको ये पता होगा AlOH थ्राइस एक्चुअली क्या होता है, ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर का है, लेकिन ये तो बेसिक होता है, तो ऑब्वियसली ये इससे ज्यादा बेसिक हुआ। भाई Ln वाला सारा बेसिक होता है। ठीक है जी, हाँ। अब एक बात बताइए, ये जो कार्बाइड बनाया हमने MC2 टाइप, इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देगा, एसिटिलीन देगा। हमने ये पढ़ा था कार्बाइड में, याद करो कहां पढ़ाया था, कार्बाइड में पढ़ा था कि जब हम मेटल कार्बाइड को पानी में डालते हैं तो वहां से एसिटिलीन गैस निकलती है। ठीक, चलिए अगली कहानी होती है यहाँ खत्म। होमवर्क, होमवर्क ये है आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 3 करके आइए। ये तो तुम्हें पढ़ना है दोनों को, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सब पढ़ाया गया, सब पढ़ा दिया है, बिना पढ़े मत जाइए कहीं पर क्लास में। ये लेस डेंसिटी रखते हैं, ये हाई डेंसिटी रखते हैं, ये एक नई बात थी, बाकी सबने पढ़ गया। चलिए जी, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कायदे से इत्मीनान से फॉलो करते हुए सब कुछ हमने खत्म किया है। भाई साहब वीडियो कॉल करना आना, तो वीडियो कॉल करते हैं, तब तक बताइए क्या हाल चाल है आप सभी। होमवर्क दे दिया, 4-5 होमवर्क होगा, करके आ जाना। तबीयत पानी जिंदगी कैसी चल रही है, देखिए हमने अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया है ना, कायदे से सीख लिया है मेरे प्यारे। D&F भी कायदे से निपटा दिया गया है, 6 लेक्चर्स लगे, P ब्लॉक भी अच्छे से हो चुका है। हमने जो भी सीखा है वो बहुत ही कायदे से सीखा है। मैंने देखा है कि भाई कहीं ना कहीं भाई मेरे को भी एफर्ट लगाना पड़ा है। कभी कभी आप लोग समझ जाते हैं और कभी कभी आप लोग थोड़ा थोड़ा बेवकूफ़ियाँ करते हैं, तो स्लो चलना पड़ता है। बट हाँ, ओवरऑल कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी है कि भैया पढ़ना पड़ेगा, अब उसका कोई तरीका नहीं है यार, है ना। और जैसा भी आज तक आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था उससे मैं आपको डिफरेंट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उससे आपको अलग मिलने वाला है, याद कराने में भी हेल्प करूंगा, क्वेश्चंस को क्लास के दौरान कराने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा यूनिक फीलिंग आएगी यहां पे, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि सॉल्ट एनालिसिस पूरी तरह से देखो, याद तो करना पड़ेगा, ये मैं पहले बोल चुका हूं। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें लॉजिकल अप्रोच बहुत ज्यादा था, सच तो ये है। अब जो मिलने वाला है उसमें भी मैं कोशिश करूंगा लॉजिक हो, हाँ, लेकिन जहां हो पाएगा वहां, नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस बात है। कुल मिला के हमें चाहिए नंबर चाहिए, तो भैया उसके लिए कार्यक्रम करने पड़ेंगे, जो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सर इसमें तो ये तकलीफ गिनाने मत गुजरो भाई, एटीट्यूड ही गलत बन जाएगा तुम्हारे अंदर। हर चीज जिंदगी में जहां तकलीफ आएगी वहां से भागने का नेचर डेवलप हो जाएगा, और वो बहुत गंदा होता है। भाई लोग आ जाओ, स्क्रीन पर आ जाओ। रमेश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? कैप साहब आ जाओ। यस सनी, क्या हाल है भैया, क्या हाल है? अरे रमेश भैया क्या हाल है? बहुत बहुत बढ़िया रूम लेके बैठे हो भाई, कहाँ रहते हो? गुजरात में रहता हूँ। अच्छा, गुजरात में रहते हो, किसी हॉस्टल में रह रहे हो या घर पे हो? नहीं सर, घर पर है। चलो बढ़िया बात है। पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? हाँ सर, सब ठीक चल रहा है। चलो बहुत अच्छी, पढ़ने में। अरे वेरी वेरी गुड। अब एक ही चैप्टर बचा अपना सॉल्ट एनालिसिस, उसको भी क्लास में कोशिश करके याद करवाएंगे। आ जाओ भैया। कैब भैया बताइए, कैब साहब क्या हाल है? अच्छा जी, सब ठीक ठाक है? पढ़ने लिखने में मजा आ रहा है?
ओके, ये यस साहब तुम भी शकल दिखा दो भाई अपनी। ये वही यस होगा क्या? यस भैया शकल वकल दिखा दो यार, इतना भी गड़बड़ नहीं होता है, आ जाओ। हेलो। हाँ भाई साहब कहाँ हो तुम? इतने लोग कहाँ से आ गए? चलो रमेश भैया तुम थोड़ा चलना, कैब साहब निकलना, बाकियों को आने देते। साहिल कृष्णा जी, अनीत, यस सर। क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया है। बढ़िया है। जीवन ठीक चल रहा है? पढ़ाई लिखाई? बढ़िया सर, बढ़िया। चलो अच्छी बात है। ये यस नहीं आ रहा है, यस को हटाते हैं भाई, यस अपनी शकल नहीं दिखाएगा। सनी साहब जो शकल दिखा सके वही आए केवल, और फुल। रोके नहीं हो रहे। हाँ रोके नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहा है? रोके नहीं हो रहे सर। वो कह रहा था ओपन हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तुम वीडियो में देखो बाकी लोगों को, फिर अब क्यों नहीं हो रहा है ये नहीं पता। अब यहां से तो कुछ हम कर नहीं सकते, वो आपको ही करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भैया लोग? बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ शक्लें देख के पता चल रहा है हम भी इंसान ही पढ़ाते हैं। चलो अच्छी बात है। मजा आ गया। मजा आ गया। इनऑर्गेनिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये बताइए, कि हमने कितने चैप्टर निपटा दिए? 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में कॉन्फिडेंस आया कि अब कर लोगे सवाल? फुल कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी बात। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लास वाली सारी चीजें भैया रिवाइज कायदे से निपटाना। अच्छा तुमने नोट्स बनाया है ये जो मैंने पढ़ाया सब कुछ पिछले दिनों में? यस सर, बढ़िया। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। आज का है ये। चलो कोई नहीं, बाय बाय। बाकियों को आने देते हैं। बाकी भैया लोग आ जाओ। फैजान साहब क्या हाल है? हेलो मीरा, कैसी हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 4 होता है 2 का स्क्वायर तो। 2 का स्क्वायर भैया 4 ही होता है। 4 साहब आ जाओ। 4 साहब मिट्टी पूछ रहे हैं अपने कैमरे की। कैमरे की मिट्टी पूछे जा रहे हैं। चलो फैजान साहब बाय बाय, रखते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू ऑल। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। चलो 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 बाय बाय। एक बार लीडर बोर्ड दिखा दूं? रुको रुको भैया, लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। ये रहा आपका लीडर बोर्ड, ये रहा आपका लीडर बोर्ड भैया, देख लो। ठीक है, चलो बाय बाय।